बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, एक अच्छी सेहत के साथ आज के दिन का आगाज करने के लिए तैयार है। नहीं तो तैयार हो जाइए, यू आर वाचिंग एक्सप्रेसो का ब्रांड न्यू एपिसोड। जुमा मुबारक आप सबको। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरमला हसन। जुमा मुबारक आपको मेरी तरफ से भी। उसके साथ साथ चूंकि आज वीकेंड भी है, आप बहुत सारे लोगों का वीकेंड शुरू हो गया होगा, किसको कल जाना होगा ऑफिस, कोई बात नहीं, लेकिन वीकेंड के लिए आपके जो जो प्लान्स है, मौसम अच्छा है लेकिन ऐसे में आपने कोविड का भी ध्यान रखना है, मौसम की जो सख्ती है उससे भी बर्दाश्त करना है, तो लिहाजा बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और उसके साथ साथ जी बहुत सारी हैपनिंग्स हुई हैं कल, और ज़िमनी बजट को लेकर कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग्स थी, कुछ वैसे भी एक्टिविटीज हुई उससे हवाले। हाँ, लेकिन इससे पहले कि बाकी कोई भी बात करें, एक बात मेरे जहन में आ गई। कल आई मीन जुम्मा, चूंकि आपने वीकेंड का जिक्र किया तो मुझे तौर पे हम वीकेंड पे प्लान्स की बात करते हैं कि प्लान कर लें, तो इस दफा मरी तो तकरीबन वीरान ही पड़ा हुआ है। कुछ वहाँ पे सफरी पाबंदियां भी हैं। एंड आई रिमेंबर पिछले जुमे को जो अफसोसनाक वाक़या हुआ था, उसको अब एक हफ्ता पूरा हो जाएगा। तो आज भी हम जो इस हवाले से मुतासरा फैमिलीज, उनके साथ हमारा इजहार हमदर्दी जरूर है। खैर, अरमला हसन हैज अ वेरी स्पेशल टॉपिक टू स्टार्ट विद एंड बहुत एक्साइटेड हो रही है। एक्साइटेड थी कल जब अनाउंस हुआ कि पीएसएल का जो ऑफिशियल नसीबुल आल गा रही हैं। नहीं, आतिफ असलम, आयमा बेग और अब्दुल्ला कुरैशी ने इसको कंपोज किया है, सो प्रोड्यूस किया है। ऑब्वियसली अब्दुल्ला सिद्दीकी, सॉरी, कुरैशी नॉट सिद्दीकी। कुरैशी कैन नॉट प्रोड्यूस। हाँ, ही कैन सिंग सम। अब्दुल्ला सिद्दीकी ने इसको प्रोड्यूस किया है। उसके साथ साथ आयमा बेग और आतिफ असलम पीएसएल का एंथम गाने वाले हैं। एक्साइटमेंट है कि आतिफ असलम पहली बार पीएसएल का एंथम गा रहे हैं। अली जफर के बाद मेरी एक्सपेक्टेशंस आतिफ असलम से बहुत ज्यादा हाई हैं, क्योंकि अली जफर के बाद मुझे नहीं लगा कि कोई ऐसा एंथम था जिसको आप अभी भी जिस पे स्टिल थोड़ा ग्रूव कर सके, या पीएसएल का जो एंथम है स्टेडियम में बजे और शायकीन थोड़ा पुरजोश हो। तो आतिफ असलम के लिए आई एम एक्साइटेड। नहीं, बिल्कुल एक्साइटमेंट होनी चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंसी आयमा बेग ने रखी है मुसलसल। दोबारा आई थिंक इट्स सेकंड पीएसएल एंथम जो कि वो गा रही है। और पीएसएल एक नेशनल इवेंट है, इसके हवाले से बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लोगों में मौजूद है और लोगों ने तो टिकट्स खरीदना शुरू कर दिए। लेकिन हमारी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अभी से कोविड एसओपीज को फॉलो करें ना, ताकि हमारा पीएसएल सही से। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों से, कराची, लाहौर, जहां जहां पे पीएसएल और आसपास के लोग जिन्होंने आना है पीएसएल देखने, भरपूर तरीके से आइए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब हम खेल रहे थे, खाली स्टेडियम बहुत ही बुरे लग रहे थे। सो प्लीज कोशिश करें कि टाइम निकालें और पीएसएल देखें। पीसीबी को चाहिए टिकट थोड़े और सस्ते रखें, जो भी मामला है। तो ऑब्वियसली ब्लैक में टिकट्स वाला मामला भी बहुत ऑफ होता है समटाइम्स, तो बहुत सारे लोग टिकट्स खरीद भी नहीं पाते क्योंकि ऑनलाइन टिकट्स उस तरह से अवेलेबल नहीं होती। लाहौर वाले तो ब्लैक में खरीदेंगे नहीं ना, लाहौर कलंदर्स ने फाइनल में जाना है और ना टिकट। इस्लामाबाद वाले शायद हम पहुंच जाएं तो ब्लैक में हमें लेने पड़े। इस बात पे मैं बहुत सीरियस हुई है, मैंने दिल पे लिया। अब ये बात आगे नहीं बढ़ेगी, अभी हम आगे बस शो को आगे बढ़ाएंगे और हेडलाइंस जी। कौमी असेंबली में अक्सरियत फिर साबित, हुकूमत ने ज़िमनी बिल कसरत राय से मंजूर करा लिया, ऑपोजिशन मुंह देखती रह गई। स्टेट बैंक भी खुद मुख्तार हो गया। बिल की मंजूरी के दौरान बेबस लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने हुकूमत के सामने हाथ जोड़ लिए। पार्लिमानी इजलास में तल्ख कलामी की खबरें, खैबर पख्तूनख्वा अरकान वफाकी वज़रा के खिलाफ फट पड़े। परवेज खटक ने वजीर आजम को वोट न देने की धमकी लगा दी। ज़िमनी बजट के असरात से पहले अवाम को बड़ा झटका। महंगी बिजली मजीद 4 रुपए 30 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत भी महंगी होने का इम्कान। मुहिम जोई और इंसानियत की खिदमत में पेश फरा महमूद की गुफ्तगू देखिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी में हम ना खालिद करवाएंगे मुलाकात पीटीआई रहनुमा सेनेटर जीशान खान ज़ादा से। पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करने वाली कम उम्र तरीन IT एक्सपर्ट अरफा करीम को दुनिया से रुखसत हुए 10 बरस बीत गए। कम उम्र तरीन IT एक्सपर्ट अरफा करीम को भी आज हम याद करेंगे, जिनको हम सब पिछले 10 बरस बीत गए। इसके अलावा सेगमेंट्स भी हैं, लेकिन अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। जी, सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, गैर मामूली सियासी वाकया। कल शाम अगर आपने टेलीविजन चैनल्स, खासतौर पे न्यूज़ चैनल्स देखे हो, तो जो धमा चौकड़ी थी, आपको पता तो चल गया होगा कि हम किस बारे में बाद में बात करने लगे हैं। गुज़िश्ता रोज़ ज़िमनी बजट से पहले पीटीआई और इत्तेहादियों का पार्लिमानी इजलास हुआ। हमें लगा कि जो बड़ी खबर है वो ज़िमनी बजट के हवाले से होगी, लेकिन जो बड़ी खबर थी उससे पहले पार्लिमानी इजलास के हवाले से हो गई। और इस इजलास में अरकान कौमी असम्बली को एतमाद में लेना था, लेकिन इजलास के दौरान वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा
परवेज़ खटक के दरमियान इख्तलाफात की खबरें सामने आई। तहम बाद में परवेज़ खटक मीडिया पर ज़रूर आए। इन खबरों की उन्होंने तरदीद ज़रूर की। खबरों के मुताबिक इजलास में जो वज़ीर दिफा परवेज़ खटक हैं और नूर आलम हैं, उन समेत जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अराकीन हैं, उन्होंने न सिर्फ ज़िमनी बजट, महंगाई और स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी से मुतालिक शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, बल्कि अपनी आवाम की रिजर्वेशंस भी उस वक्त मौजूद शुरका तक पहुँचाई। वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर से सख्त सवालात की भी बौछार की। ज़रा ये भी कहते हैं कि इजलास के दौरान परवेज़ खटक ने खैबर पख्तूनख्वा में जो गैस की किल्लत है, इसके कनेक्शन बंद करने पर जो मामलात हैं, उस पर वज़ीर आज़म को मुखातिब किया और कहा कि आपको वज़ीर आज़म हमने बनवाया है। सूबे में गैस पर पाबंदी है, हम गैस और बिजली भी पैदा कर रहे हैं और पिस भी रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म को ये भी धमकी लगाई इतलात के मुताबिक कि अगर आपका यही रवैया रहा तो आपको वोट नहीं है। साथ साथ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परवेज़ खटक ने शौकत तरीन और हमाद अज़हर पर सख्त तनकीद करते हुए हमाद अज़हर को गैस और बिजली के मसाइल का उन्होंने कहा इल्म ही नहीं है। शौकत तरीन मुझे काबीना में भी मुतमईन नहीं कर सके। साथ साथ परवेज़ खटक की तनकीद पर वज़ीर आज़म उठकर जाने लगे तो दो टोक अल्फाज में वाज़े किया कि अगर आप मुझसे मुतमईन नहीं है तो हुकूमत किसी और को दे देता हूँ, मुझे ब्लैकमेल ना करें, वोट नहीं देना तो ना दें, मेरे कोई कारखाने नहीं है, मुझे हुकूमत करने का कोई शौक नहीं। जिसके बाद परवेज़ खटक इजलास छोड़कर चले गए। तहम बाद में वज़ीर आज़म की हिदायत पर उन्हें मनाकर वापस लाया गया। इजलास के बाद सहाफ़ियों के सवालात पर वज़ीर दिफा ने तर्क कलामी की तरदीद करते हुए कई वजाहतें पेश की और कहा कि सूबे में सिर्फ गैस का मसला उठाया था, टीवी देखकर हैरान हुआ जैसे मैंने कोई तूफान खड़ा कर दिया हो। इस तलखी पर अपोजिशन भी मैदान में आई। लीगी नायब सदर मरियम नवाज ने ट्विटर पर पैगाम कहा और तनकीद करते हुए कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है। इमरान खान की अपनी जमात वज़ीर आज़म के होते हुए उनके साथ ये सलूक कर रहे हैं। बिल्कुल, और आगे देखिए उन्होंने कहा कि होता है क्या। खैर, मज़हर अब्बास साहब सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार किसी तारुफ के हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। मज़हर साहब की तज्ज़िया आप रोज़ाना मुख्तलिफ प्रोग्राम में सुनते ही रहते हैं, हमने भी ज़रूरी समझा कि ज़रा इस अहम मामले में बात करें। मज़हर साहब, आपको सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये खबरें जो इससे पहले आती हैं, अपोजिशन की तनकीद या इनर सर्कल्स के अंदर तनकीद, ये खबरें हमारे लिए नई नहीं हैं, लेकिन परवेज़ खटक साहब वाली जो खबर है या उनका जो रवैया है, ये हमारे लिए बड़ा नया है। एक तो इंतहाई करीबी साथी हैं इमरान खान साहब के, उनके वज़ीर आला रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जिसको वो कहते हैं कि बेस बना और वो वज़ीर आज़म बने इमरान खान। उनकी जानिब से कल तनकीद आना, दो कि उन्होंने तरदीद की है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये कोई इशारा है वाकई या फिर महज हमारी खाम ख्याली है, मीडिया ने थोड़ा बढ़ा दिया इस मामले को, आपको लगता है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, परवेज़ खटक नाराज तो हैं और आज से नाराज नहीं है, वो 2018 से नाराज हैं और उनकी नाराजगी बनती भी है, इसलिए कि पीटीआई 2013 में पहली मरतबा जीती खैबर पख्तूनख्वा में और उसके बाद 2018 में उससे ज़्यादा अक्सरियत के साथ वापस आई, तो उसका क्रेडिट काफ़ी हद तक परवेज़ खटक को जाता है। लेकिन परवेज़ खटक बिल्कुल चाहते थे कि वो चीफ मिनिस्टर रहें, लेकिन इमरान खान ने उनको इसके बावजूद कि 2/3 अक्सरियत उन्होंने दिलवाई, इमरान खान ने उन्हें तब्दील करके न सिर्फ ये कि वफाक में ले आए, बल्कि एक ऐसी वजारत दी जिसको आमतौर पे बहुत इफेक्टिव मिनिस्ट्री नहीं समझा जाता। वो कहते हैं कि उन्हें मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर बनाना था, लेकिन फिर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बना दिया गया। तो उनकी नाराजगी चल रही है और उनकी नाराजगी जो है वो अभी तक बरकरार है। मेरा ज़ाती ख्याल है, मेरे पास कोई ज़ाहिर ठोस इत्तलात नहीं है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि जो जुमले परवेज़ खटक से मंसूब हुए हैं, शायद उस तरह के जुमले वो बोलते नहीं हैं। उन्होंने नाराज़गी ज़रूर की होगी, उन्होंने तल्ख कलामी वज़ीर आज़म से तो नहीं की होगी उन्होंने, लेकिन इस चीज़ का कभी इम्कान है कि उन्होंने शौकत तरीन या हमाद अज़हर के साथ उनकी तल्ख कलामी हुई हो। लेकिन वज़ीर आज़म भी ये समझते हैं कि परवेज़ खटक जो है इस पूरी सूरत हाल से खुश नहीं है और उन्हें सबसे ज़्यादा फिक्र इस चीज़ की है कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई अनपॉपुलर हो रही है और जिसकी वाज़ेह मिसाल जो है वो बल्दियाती इलेक्शन के नताइज है पहले फेज के, जिसके बाद परवेज़ खटक को दोबारा पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन बनाने का टास्क सौंपा गया है खैबर पख्तूनख्वा में। मज़हर अब्बास साहब, अगर इसमें जैसे कि उन्होंने बाहर आके साथियों से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर वाकई ऐसी कोई बात नहीं है तो इतनी बड़ी खबर कैसे बन गई और इतनी ज़्यादा इतलात कैसे सामने आ गई? उन्होंने कहा मैंने तो सिर्फ गैस के हवाले से बात की और हमाद अज़हर से बात की, वज़ीर आज़म से तो मेरा कोई इख्तलाफ नहीं, मैं स्मोकिंग करता हूँ, हर इजलास में बाहर जाता हूँ, इसमें भी बाहर गया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। तो बीइंग जर्नलिस्ट, ऑब्वियसली आपने फील्ड जर्नलिज्म बहुत ज़्यादा की है, इस पर ज़रा रोशनी डालिए।
देखिए, ऐसा तो नहीं होता कि जब खबरें आती हैं, ये ज़रूर होता है कि बहुत सी खबरें हमारे यहाँ एग्जेजरेटेड होती हैं, इसमें माफ़ कीजिएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जितना मीडिया में आया उतना कुछ भी नहीं हुआ। और जो परवेज़ खटक साहब कह रहे हैं, वो आमतौर पे आदमी इजलासों से बाहर सिगरेट पीने इसलिए आता है जब टेंशन में होता है। ये भी है। तो मैंने कल भी एक वाक़या सुनाया था कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल जो थे, एक मरतबा कैबिनेट के इजलास से बाहर आए तो एक अखबार ने हेडलाइन लगाई कि टोबैको पे टैक्स लग रहा है। तो किसी ने पूछा उनसे कि ये आपको कैसे पता चला। उन्होंने कहा कि बहुत सिंपल सी चीज़ है, चर्चिल के मुंह में हर वक्त सिगार होता है। उस दिन जब कैबिनेट इजलास से वो बाहर आए तो मुंह में सिगार नहीं था। वो तो जो पीटीआई के, देखिए कल पीटीआई को, अगर हम कोalition गवर्नमेंट को मिनी बजट पास हो गया, लेकिन ये वो विक्ट्री है जो पीटीआई सेलिब्रेट नहीं कर पा रही। उसकी वजह यह है कि उसका सारा बोझ उस मिनी बजट का जो है वो एक आम आदमी पर आएगा। और जिस तरह की कीमतें, तो ये जरूर है कि उन्होंने कोalition पार्टनर ने अपनी मजबूरियों के तहत वोट दिया, दूसरों ने मजबूरियों के तहत वोट दिया, लेकिन पीटीआई के अरकान भी जानते हैं और हुकूमत भी जानती है कि इसका जो अल्टीमेट फायदा होगा वो अपोजिशन को होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि हर चीज महंगी हो रही, हर चीज महंगी होगी और उससे कई ज्यादा महंगी होगी जितना टैक्स लगेगा। क्योंकि हमें पता है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो 10 रुपए बढ़ाती है तो जो दुकानदार है वो 25 रुपए बढ़ाता है। अच्छा मजहर अब्बास साहब, आपने भी खुद भी कहा कि एग्जेजरेटेड तो होता है, बट स्टिल कोई ना कोई ऐसी बात तो थी। कल हमने देखा कि उन्होंने शौकत तरीन पर, ये खबरें भी आई कि परवेज़ खटक साहब ने शौकत तरीन पर भी कुछ, उनके साथ भी तल्ख कलामी हुई। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बताया कि इन्हीं की स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ कहते हैं, बाहर मीडिया पर आकर कुछ कहते हैं, हम अपने हलकों में नहीं जा सकते, पब्लिक का सामना नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की एक तरफ तो ये स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान या एशिया के या खत्ते का सस्ता तरीन मुल्क है, दूसरी तरफ उनके जो वज़रा हैं, जो दीगर अरकान हैं, वो महंगाई की वजह से अपने हलकों में जाकर उस तरह से नहीं पब्लिक को फेस कर सकते। तो ये जो दो स्टेटमेंट्स का कॉन्फ्लिक्ट है और साथ साथ ये जो तल्ख कलामी का मामला है, इसको आप किस तरह से कमेंट करेंगे इस पर? देखिए, प्राइम मिनिस्टर कि अपनी ज़ाहिर है एक अनपॉपुलर डिसीजंस लेते हैं तो उसे डिफेंड तो करना पड़ता है उन्हें। और वो जिस तरह डिफेंड कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान अब भी खत्ते में सस्ता तरीन मुल्क है, तो क्या हम कंपटीशन कर रहे हैं कि महंगा तरीन बनना चाह रहे हैं हम? दूसरी बात ये कि आपकी बहुत सी चीज़ें दुरुस्त होंगी, लेकिन कभी भी आपने अच्छी गवर्नेंस की कोई मिसाल कायम नहीं की। जितनी चीज़ें महंगी होनी चाहिए उससे कई ज़्यादा महंगी हैं, इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे आप। दवाओं की कीमतें आउट ऑफ रीच हो गई हैं एक लोअर मिडिल क्लास की पहुंच से। ये वो सारे इक़दामात हैं जिससे आप लाख कोई वजाहतें करते रहें, आप मुतमईन नहीं कर पाएंगे लोगों से, इसलिए कि लोग सिर्फ उस वक्त मुतमईन होंगे जब कोई आप ऑल्टरनेट देंगे। इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है मजहर अब्बास साहब कि जब हम इस किस्म के वाक़यात को रिपोर्ट करते हैं या उन पर तज्जिया करते हैं तो वक्ती तौर पे हमें ये समझ आता है कि वज़ीर आज़म बड़ी मुश्किल में है, हुकूमत बड़ी डामाडोल है और इसकी सूरत हाल बड़ी ख़राब है। लेकिन जब भी पार्लियामेंट के अंदर कोई भी कानून साजी होती है और नंबर्स के ऊपर मामला आता है, और आप मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं कि पार्लियामेंट एंड डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट नंबर्स, तो जब भी नंबर का मामला आता है हुकूमत सुरखरू ठहरती है, चाहे वो वज़ीर आज़म के ऊपर अदम एतमाद हो, चाहे वो स्पीकर का मामला हो, चाहे समहाउ एक सेनेट सीट को छोड़कर। और कल भी हमने देखा ज़िमनी इलेक्शन में भी अपोजिशन दावे तो करती रही, लेकिन जब नंबर्स की गेम आई तो हुकूमत उसके ऊपर सबकत ले गई। तो अगर ये सारी चीज़ें हकीकत हैं, पार्टी के अंदर इख्तलाफात, इत्तेहादियों के इख्तलाफात, तो नंबर्स में हुकूमत क्यों फिर आगे चलती जा रही है? जबकि हम ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी और ताकत की कोई सपोर्ट थी हुकूमत को तो इस वक्त वो न्यूट्रल है, ये तो खुद इस वक्त अपोजिशन भी कह रही है। ये तो मुझे नहीं पता वो न्यूट्रल है या किस हद तक न्यूट्रल है, इसका तो मुझे नहीं अंदाजा। लेकिन ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट की कामयाबियों में पिछले 3.5 साल में, यानी मैं पार्लियामेंट के अंदर की कामयाबियों में, उसका बड़ा क्रेडिट अपोजिशन को जाता है। क्योंकि माशाल्लाह जितनी गवर्नमेंट कमज़ोर है उससे कई ज़्यादा अपोजिशन कमज़ोर है। तो अपोजिशन की कमज़ोरियाँ जो है वो हुकूमत को फ़ायदा पहुँचा रही हैं, अपोजिशन की तक़सीम हुकूमत को फ़ायदा पहुँचा रही है। अपोजिशन के पास अब तक कोई ऑल्टरनेट प्लान नहीं है जो हुकूमत को फ़ायदा पहुँचा रहा है। तो अल्टीमेट जो उसके इत्तेहादी हैं
वो उनके पास इसके सिवा कोई चॉइस नहीं होती। फर्ज करें MQM पाकिस्तान है, बहुत लिमिटेड उनके पास सीट्स हैं और वो उस लिमिटेड अपनी सीट्स की बुनियाद पर वो गवर्नमेंट से एक बार्गेनिंग चिप तो करते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि अगर वो गवर्नमेंट की मुखालफत करेंगे तो उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसी तरह PMLQ है, PMLQ का अपना एक एजेंडा है और वो प्रैक्टिकली इस वक्त पंजाब की आधा पंजाब उनके पास है। तो वो क्यों छोड़ेंगे गवर्नमेंट इस स्टेज पे अनटिल अनलेस उन्हें ये 110% यकीन ना हो जाए कि ये गवर्नमेंट जा रही है। वो गवर्नमेंट के साथ नहीं है, लेकिन वो अपने मफाद में गवर्नमेंट के साथ है। मज़ीद आपको रोकूंगा, ब्रेक पे जाना है इस वक्त। हमजा शहबाज साहब मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखा हवाले कर दिया है इस शख्स ने जिसका नाम इमरान नियाजी है। आज लोग महंगाई के अजाब में पिस चुके हैं। ग्रोथ रेट, आपका इन्फ्लेशन रेट आसमान से बातें कर रहा है और ये कह रहे हैं कि सब अच्छा है। परसों इमरान नियाजी ने कहा है कि महंगाई है तो हुकूमत क्या करे। यानी इस शख्स की बेहिसी जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। आवाम के लिए, उनके जख्मों पे मरहम रखने के लिए दो बोल नहीं बोले जा सकते इस आदमी से। और कल आपने देखा कि अपना जो इजलास था, पार्लियामेंट्री इजलास, उसमें क्या तमाशा लगा। इसके अपने हवारी, अपने मेंबरान जो हैं, उनको अब जान के लाले पड़ गए हैं कि जब आम इंतखाबात होंगे अवाम को क्या मुंह दिखाएंगे। तो वो अंग्रेजी में कहते हैं कि इट इज फॉलिंग डाउन लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स। ये रेत के घर की तरह सरक रहा है। ये जो भी PTI का जनाजा जो है ना, सियासी जनाजा, बड़ी धूमधाम से निकलेगा। और मैं आपको ये बताऊं, हमारी सियासी जमातों का किरदार एक तरफ है, अवाम की बद्दुआएं, जिनके बच्चे भूखे हैं, वो एक तरफ है। अल्लाह ताला भी तो ऊपर से देखता है, गरीबों की हाव को सुनता है, अल्लाह ताला गरीबों के दुखों को महसूस करता है। तो ये जो रियासत मदीना का झूठे दावेदार था, ये आज अल्लाह की पकड़ में है, क्योंकि इसने अल्लाह की मखलूक को भूख दी है, अल्लाह की मखलूक से झूठ बोला है। तो मैं अवाम से भी गुजारिश करूंगा कि इंशाअल्लाह ताला ऐवानों में, पार्लियामेंट में और सड़कों पर हम इंशाअल्लाह ताला इसका मुहासबा करेंगे और ये पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, पाकिस्तान की सालमियत का सवाल है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम और दायम रखेगा। लेकिन इस झूठे शख्स से जिसका नाम इमरान नियाजी है, इसको भागने नहीं देना। आपको याद है ये जो झूठा जो मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, हम तो पेशियां 4 सालों से भुगत रहे हैं। अभी तो शुरुआत हुई है। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी जो फॉरेन फंडिंग की है, उसने जो इंकशाफात किए हैं, उसमें उन्होंने कहा कि इसने अकाउंट छुपाए हैं, टी बॉयज के नाम पर पैसे बाहर से आए हैं, $2.1 मिलियन दुबई से आया है। तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे इल्जामात हम पे लगाता था, आज उस खुदा की कुदरत है कि जो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है, उन्होंने इसको सर्टिफाइड चोर डिक्लेयर कर दिया है। और अभी तो 16 वॉल्यूम आने हैं और जब 16 वॉल्यूम आएंगे तो इसको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी पाकिस्तान में। तो मैं आज अवाम से भी और जो भी पाकिस्तानी हैं, सियासी जमातें, उनसे अपील करता हूं कि ये मुल्क खुदा न खास्ता हमारी आंखों के सामने डूब रहा है, मईशत सिसकियां ले रही है, मजदूर, दिहाड़ीदार, क्लर्क, नौकरी पेशा सब दुहाइयां दे रहे हैं गुर्बत की। और इस सूबे के अंदर जो बैठा है शख्स जिसका नाम अपना जो है वो उस्मान बुजदार है, जिसने इस सूबे को तबाही के अलावा कुछ नहीं दिया और करप्शन जो है वो इंतहा को छू रही है। और मैं आपको बता रहा हूं जिम्मेदारी के साथ
मेरे पास मुस्तनद इतला है कि ऐवान वज़ीर आला में चाहे वो पुलिस अफसरान हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हैं, रिश्वत के सौदे ऐवान वज़ीर आला में बुज़दार साहब खुद करते हैं, रेट तय होते हैं और अफसरान की तैनाती होती है। यही वजह है कि आज अपना जो है लाकानूनियत का ये हाल है कि चोरी डाके आम हैं, राह जाते राहदारों को लूट लिया जाता है, दिन की रोशनी में घर वालों को लूट लिया जाता है और कोई पूछने वाला नहीं है। आज के जो हालात हैं 76 साल में नहीं हुए और ये जो पेट्रोल बढ़ने जा रहा है उसके बाद पेट्रोल की जो कीमत है वो पाकिस्तान की 74 साल तारीख में सबसे बुलंद तरीन सतह पे होगी। और फिर ये कहता है कि महंगाई तो है ही नहीं। इमरान नियाजी आज भी कहता है कि महंगाई नहीं है। इमरान नियाजी अपनी आंखों की पट्टियां खोल दो, बनी गाला की पहाड़ी से नीचे आके उतर के देखो, तुम्हें पता लगे कि ये अवाम के दुख कितने गुना बढ़ गए हैं। पाकिस्तान के मसाइल जो हमने मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में हल किए थे, आज वो पहाड़ जितने मसाइल कितने बढ़ गए हैं। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इस कौम पर रहम करे, अल्लाह ताला हमें सही राह दिखाए ताकि ये 22 करोड़ लोग जो हैं ये तो बनी गाला के महल में नहीं रह सकते। ये 22 करोड़ लोग इमरान नियाजी की ATM मशीनों पर नहीं पल सकते। इन 22 करोड़ लोगों ने यहाँ पर रहना है, यहीं पे रोजी रोटी कमानी है। तो अल्लाह ताला इस मनहूस हुकूमत से इस पाकिस्तान को निजात दिला, इस अवाम को निजात दिला और नई अपना जो है वो मेहनत का आगाज करें। मुस्लिम लीग नून को इंशाअल्लाह ताला अवाम में पजीराई हासिल है, अल्लाह ताला मौका देगा और इंशाअल्लाह ताला इस डूबती हुई मईशत को दोबारा से ट्रैक पे लेके आएंगे। आपने सारा कुछ बयान कर दिया, PTI के अंदरूनी इख्तिलाफात भी सामने आ गए हैं, तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अल्लाह ताला ने दोबारा मौका दिया तो हम दोबारा मईशत को ट्रैक के ऊपर लेकर आएंगे। हमजा शहबाज साहब इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे थे, जिस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। और मजहर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। मजहर साहब, आपने एक तो माजरत ब्रेकिंग पे जाना पड़ा, आप गुफ्तगू भी सुन रहे होंगे। PM बिलेन साउंड्स क्वाइट एग्रेसिव वंस अगेन। तो मैं ज़रा चाहता हूँ इस हवाले से भी आप तज्जिया दे दें। अभी कुछ मुख्तलिफ किस्म की शख्सियात से मुलाकातों की भी खबरें ट्विटर के ऊपर हम देख रहे हैं। नवाज शरीफ साहब मिल रहे हैं और पिछले दिनों डील का तो बड़ा चर्चा रहा ही है। तो क्या वाकई सियासी मंजरनामा तब्दील हो रहा है? जब मरियम साहिबा ने कल बाकायदा तौर पे कह दिया कि पहले हम समझते थे कि इसको 5 साल मुकम्मल करने दिया जाए, लेकिन अब जैसे तैसे हो अवाम से इस हुकूमत की जान छुड़ानी है हमने, क्या कहेंगे सर? चलें, वो देखें, सियासी बयानात तो होते रहते हैं, लेकिन जो इस वक्त गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी मुश्किल सूरत हाल है वो ये कि बल्दियाती इलेक्शन में कैसे जाएं पंजाब में। इसलिए कि इस मिनी बजट के बाद उनके लिए मुमकिन नहीं होगा कि बहुत जल्दी बल्दियाती इलेक्शंस में चले जाएं। और जो इसका इम्पैक्ट आएगा वो जाहिर है अगले चंद हफ्तों में नज़र आ जाएगा हमको कि महंगाई किसे, और ऑलरेडी PTI डिफेंसिव पे है पंजाब के अंदर। वो मुसलसल बाई इलेक्शन हार रहे हैं। अभी खैबर पख्तूनख्वा में अब उनके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में सेकेंड फेज में कैसे जाएं। तो ये जो उनके लिए डिफ़िकल्टीज हैं, उनकी पॉलिसी सही हो गलत हो, लेकिन एक जो परसेप्शन बन गया है अब लोगों के अंदर, और जिसमें बहुत सी रियलिटीज़ भी हैं, यानी अगर आप प्राइस हाइक का अंदाज़ा करें, अब आप उसका दिफा तो कर सकते हैं ये कह के कि जी हम क्या करें, इंटरनेशनल मार्केट्स ऐसी हैं वो हैं, लेकिन एक आम आदमी के नज़दीक, एक आम वोटर के नज़दीक ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपने कौन सी अच्छी मिसालें कायम की हैं। अब जो इनके पास कार्ड्स अवेलेबल रह गए हैं वो वही हैं जो हेल्थ कार्ड है, एहसास कार्ड है, किसान कार्ड है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पे इमरान खान इस पोजीशन में है कि इस मिनी बजट को सामने रखते हुए वो फरवरी या मार्च के अंदर जो है बल्दियाती इलेक्शन करा पाए। अब ये ऑपोजिशन के पास जो है वो जाहिर है वो एग्रेसिव है, एग्रेशन है, बयानात देते हैं, इसमें ज़्यादातर मेरे ख्याल में सियासी बयानात हैं। जो क्लैरिटी है वो अगले चंद दिनों में हमें पता चल जाएगा कि ऑपोजिशन एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म से हुकूमत के खिलाफ जाएगी या डिवाइडेड ऑपोजिशन जो है वो अपने अपने तौर पे प्रेशर लाएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अपना एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है, PDMA ने अपना ऐलान किया हुआ है।
लेकिन जो थोड़ा सा पीडीएम के अंदर जो चेंज आई है वो ये आई है कि वो अब पीपल्स पार्टी के उस नैरेटिव के साथ जो है एग्री कर रहे हैं कि कोशिश करनी चाहिए कि कोई इन हाउस चेंज किया जाए, लेकिन मुझे आसान नहीं लग रहा वो। चले मज़हर साहब, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बात कर रहे थे। मज़हर अब्बास साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। बैक टू एक्सप्रेसो, बात करेंगे ज़िमनी बजट की मंजूरी के हवाले से। तो कौमी असम्बली में धुआंधार तकरीरें, लफ्जी हमलों, अपोजिशन का एहतजाज, हुकूमती अराकीन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इत्तेहादियों की तशवीश के बाद भी हुकूमत ने स्टेट बैंक बिल समेत ज़िमनी बजट कसरत राय से मंजूर करा लिया है। हुकूमत ने एक बार फिर कौमी असम्बली में अपनी अक्सरियत की और अपोजिशन की जानिब से पेश की गई तमाम जो तरमीम है उनको मुस्तरद कर दी और बड़े बड़े दावे करने वाली अपोजिशन ऐवान में मुंह देखती रह गई। यहाँ तक कि लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने बाकायदा तौर पर हाथ जोड़कर दरख्वास्त की कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी दाव पर ना लगाएं। खैर, ज़िमनी बजट मंजूर हो गया। ज़िमनी बिल के असरात को आइंदा चंद दिनों में सामने आएंगे, लेकिन इससे पहले महंगाई का जो तूफान है वो मजीद तेज़ हो गया है। नेपरा ने महंगाई के मारे अवाम को बिजली का एक ज़ोरदार बड़ा झटका दिया और नवंबर में बिजली की जो फी यूनिट कीमत है उसमें 4 रुपये 30 पैसे इजाफा कर दिया है। 4 रुपये 30 पैसे एक यूनिट में। इत्तलात ये भी आ रही हैं कि 2 दिन बाद 16 जनवरी से, चूँकि हर 15 दिन के बाद पेट्रोलियम प्राइसेस रिवाइज होती हैं, हुकूमत जो पेट्रोलियम कीमतें हैं इसमें भी 6 रुपये मजीद इजाफा करने जा रही है। गंदम की बम्पर क्रॉप के बावजूद मुल्क में और मुल्क की तारीख में पहली मरतबा ओपन मार्केट में गंदम की फ़ी मन कीमत 2600 रुपये से तजावुज़ कर गई है। दवाएं पहले ही कई 100 गुना महंगी हो चुकी हैं, लेकिन आज भी अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो इसमें आवाम आम तौर पर इस्तेमाल जो दवाएं करती है इसकी कीमत में 140 रुपये इजाफा हुआ है। ज़ियाबतीस या शुगर की हम बात कर रहे हैं, और इसके बावजूद हुकूमत का मुसलसल एक ही दावा और नारा है, पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है और ज़िमनी बजट से अवाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस पर हमने बात करनी है, बात हम मुसलसल कर रहे हैं, हुकूमत भी आपके सामने लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं इस पर तज्जिया भी हो कि आम आदमी के लिए क्या हल है इन मुश्किलात का जो कि बढ़ती ही जा रही हैं। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मईशत हैं। डॉक्टर साहब, कुछ जो कमोडिटीज़ हैं, अगर हुकूमत बार बार ये कहती भी रहे कि इसका असर आवाम पे नहीं पड़ेगा, अगर असर नहीं पड़ेगा तो वो फिर रेगुलराइजेशन कैसी है जिसकी जानिब IMF रेफर कर रही है, और जाहिर बात है कहीं ना कहीं किसी न किसी हवाले से आवाम पे ज़रूर असर पड़ रहा है। और आज रोज़नामा एक्सप्रेस के मुताबिक आटा, मसाले, बच्चों का दूध, मोबाइल फ़ोन, गाड़ियाँ, लैपटॉप्स और बड़ी दुकानों के ऊपर और बड़ी बेकरीज के ऊपर जो नान हैं, जो रस्क हैं, इनके ऊपर भी, ब्रेड के ऊपर भी महंगाई होगी, इस पर भी कीमतों में इजाफा होगा। तो फिर हुकूमत किस बुनियाद पर ये झूठ बोल रही है आवाम से कि इसका असर नहीं होगा और महंगाई नहीं होगी इससे? देखिए, जाहिर है कुछ ना कुछ महंगाई तो होगी। ये कहना कि इसका बिल्कुल महंगाई नहीं होगी, ये एक गलत बयानी होगी। कुछ ना कुछ महंगाई होगी, लेकिन अगर आपको कल फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो वज़ीर खजाना की जो एश्योरेंस थी कि लैपटॉप्स पे से जो सेल्स टैक्स का इस्तिस्ना था वो वापस नहीं लिया जा रहा, सोलर पैनल के बारे में भी उन्होंने कहा, उन्होंने जो ब्रेड और नान और बाकी चीज़ें उनके बारे में भी कहा, तो बेहतर ये होगा कि एक आध दिन इस पे इंतजार कर लिया जाए। FPR की तरफ से जो फाइनल नोटिफिकेशन आता है उसका वेट कर लिया जाए ताकि देखा जा सके कि किन चीज़ों पे सेल्स टैक्स का इस्तिस्ना जो है बरकरार है, किन चीज़ों पे सेल्स टैक्स का इस्तिस्ना जो है वो ख़त्म किया गया है। और अगर आपने कल की प्रोसीडिंग देखी तो जब MQM की एक जो खातून मोअज़्ज़ज़ रुकन पार्लियामेंट जब उन्होंने अपना तरमीम पेश की तो शौकत तरीन साहब ने उनको यही यकीन दिलाया था कि ये चीज़ें जो है ऑलरेडी इनको टेकन केयर ऑफ किया जा रहा है, तो उन्होंने अपनी तरमीम जो थी वो वापस। इस सारी बहस में जो एक पॉइंट हम मिस कर जाते हैं वो बीइंग एन इकोनॉमिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आई नो होना भी चाहिए, और वो ये है कि हम IMF में जाते क्यों हैं? IMF में हम इसलिए जाते हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को ठीक करें, रेगुलराइज करें, और उस मद के अंदर हमें जो पैसे मिलते हैं उससे हमारी जो एक ओवरऑल इकोनॉमिक इंप्रेशन है, जो मार्केट इंप्रेशन है वो बेहतर हो, हम बाकी इदारों के साथ भी डील कर पाएँ और अपना जो माशी सर्कल है वो चला सकें। लेकिन बार बार IMF में जाने के बावजूद हम जो नहीं कर सकते वो यही नहीं कर सकते डॉक्टर साहब कि हम अपनी जो मईशत है उसे ठीक नहीं कर सकते। कल एक बड़ा आम नुक्ता मिफ्ता इस्माइल साहब ने उठाया एक प्रोग्राम में, मैंने उनको सुना जिसमें उन्होंने कहा कि IMF अगर इन 350 रुपए पे रेगुलराइज कर रहा है जो छोटी छोटी अशिया की कीमतें या कमोडिटीज़ की कीमतें हैं, तो एक जानिब हुकूमत इतनी बड़ी एमनेस्टी
स्कीम दे रखी है रियल स्टेट सेक्टर को और दीगर बड़े बड़े सेक्टर्स को, जिसमें आपसे पूछा नहीं जाता कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो उधर IMF क्यों नहीं आता? उनके कहने का शायद मतलब ये था कि ये महज प्रेशर आम आदमी पे डालना इसका मकसद है, जिन पे डालना चाहिए, जो वाकई इस मुल्क में ज़्यादा पैसे बना रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालना मकसद नहीं है इस तरमीम का या इस डेवलपमेंट का। देखिए इमरान, अगर आपको याद हो तो 2012 में भी पीपल्स पार्टी हुकूमत जो थी, उस वक्त हफीज शेख उनके वजीर खजाना थे और उस वक्त भी ये कोशिश हुई थी वैट सिस्टम लाने की, RGST जिसको रिफॉर्म जनरल सेल्स टैक्स सिस्टम कहा था, उसको लाने की। और ये पिछले 10 सालों से ये कोशिश जो है गाहे बगाहे जारी थी। इस हुकूमत में ये हो गया। ये है क्या? ये कसीरुल मरहला टैक्स होते हैं, यानी कि जब मैं किसी चीज का रॉ मटेरियल लेता हूँ तो उस पर मैं एज ए बायर सेल्स टैक्स पे कर रहा होता हूँ, और जब मैं अपनी प्रोडक्ट जो है वो आगे सेल करने जाता हूँ तो उस पर जो टैक्स बनता है मैं एडजस्ट करवा लेता हूँ FBR से, या उसका रिफंड ले लेता हूँ, या जो मेरी टैक्स लायबिलिटी थी मैं उसमें पे कर देता हूँ। और ये पूरी दुनिया में राइज है। इसका फायदा क्या होगा कि वो लोग जो कि सेल्स जिनके पास NTA नंबर है, जो अपनी रिटर्न दाखिल करते हैं, उन्होंने जो पैसे दिए होंगे वो उनको वापस मिल जाएंगे। तो ये इसके थ्योरेटिकली तो इसका ये कॉन्सेप्ट है। जब वजीर खजाना कहते हैं कि 280 अरब रुपए के टैक्सेस जो है वो रिफंड हो जाएंगे या उनकी वापसी हो जाएगी, तो एग्जैक्टली इसी तरह होगा कि या उनका रिफंड हो जाएगा या उनकी वापसी हो जाएगी, क्योंकि ये जो चेन सप्लाई चेन जो है ये डॉक्यूमेंट होना शुरू हो जाएंगी। अगर मैंने एक चीज की एक प्रोडक्ट बनाई है और मैं उसका जो रॉ मटेरियल पे जो सेल्स टैक्स दिया है उसकी रसीदें नहीं दिखा सकता, तो इसका मतलब है कि मैं किसी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का सप्लाई चेन का हिस्सा हूँ, वो मेरी बात पर पुष्ट होगी। तो एक तो ये चीज है। दूसरी जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है, कुछ टैक्सेस हैं जिन पर एडवांस टैक्स कहा गया है, जैसे गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पे एडवांस टैक्स बढ़ा दिया गया। तो उसका जो मतलब है वो ये है कि जो गाड़ी पे ऑन लिया जाता है, जो प्रीमियम लिया जाता है, उसका डिस्करेज करना कि जितनी दफा वो गाड़ी जो है वो रजिस्टर्ड हो रही होगी, जब बाई कर रहे हैं तो उस पर जाहिर एडवांस टैक्स आपको देना पड़ेगा। अगर मैं अपनी गाड़ी जो है उसको मैं एज एन इन्वेस्टर बाई कर रहा हूँ उस पर। लेकिन इसमें डॉक्टर साहब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, जो मार्केट का फैक्ट है वो ये है, जो मेरी इस हवाले से कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि अब ये जो एडवांस टैक्स गवर्नमेंट ने डाला है ना, जब वो ओन लेने वाला बंदा पहले अगर 1 लाख रुपए टोटल कीमत पे ओन लेता था, वो एडवांस टैक्स भी उसमें ऐड करके ले लेता है, यानी कि जी मैंने एडवांस टैक्स भी दिया तो मुझे इतना भी, ओन डबल हो गया। तो उसको कानूनी तौर पर अगर डिस्करेज करने की एक नीयत थी भी तो उस पर अमल नहीं हो रहा। खैर मूविंग अहेड, ये जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का मामला है, जिस पे अपोजिशन को बड़े एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कल एहसन इकबाल साहब ने हाथ भी जोड़ लिए, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप इस पर समझौता ना करें। इसको जोड़ रही है अपोजिशन कौमी सलामती से, हमारे जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं। एक तो बीइंग इकोनॉमिस्ट आप किस हद तक समझते हैं कि ये लिंक्ड है नेशनल सिक्योरिटी से, व्हेन वी आर गोइंग टू टेल आवर फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स इन दैट पर्टिकुलर वे, और दूसरा ये कि क्या वाकई इस खुद मुख्तारी से मसाइल पैदा होंगे या आपको लगता है कि नहीं मुल्क की इकोनॉमी ठीक होगी? हालांकि हमारे वजीर खजाना डॉक्टर साहब कह चुके हैं कि अगर ऐसा कोई मसला हुआ तो हम दोबारा तरमीम करके वापस ले आएंगे स्टेट बैंक को हमारे अंडर। इसका मतलब है शक उनके माइंड में भी है कि कुछ हो सकता है। देखिए इमरान, जो आज के दौर में ये पूछना कि क्या जो फाइनेंशियल रेगुलेटर है उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए या नहीं, ऐसी है कि जैसे पूछा जाए कि क्या मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजूं या ना भेजूं। फाइनेंशियल रेगुलेटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसमें सेफ गार्ड जो है वो रखे जा सकते हैं। और जो कौमी असेंबली की जो कायमा कमेटी फाइनेंस है, उन्होंने उसमें 2 बड़ी अच्छी अमेंडमेंट्स कर दी थी। एक अमेंडमेंट ये कर दी थी कि कोई डुअल नेशनल जो है वो गवर्नर स्टेट बैंक नहीं हो सकता। दूसरी अमेंडमेंट उन्होंने ये कर दी थी कि गवर्नर स्टेट बैंक जो है अपनी जो ओहदा है उसकी तकमील के बाद 2 साल तक, कम से कम 2 साल तक किसी और बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे में जॉब नहीं कर सकेगा। तो ये 2 चीजें जो थी ये काफी अहम थी। रही बात ये कि उनको अपने आप फाइनेंशियल मैटर्स डिस्क्लोज करना, तो जब आपका IMF का रिव्यू होता है तो IMF के रिव्यू में आप अपनी हर चीज बता रहे होते हैं कि हमारे लोन्स कितने हैं, हमारा रेवेन्यू कितना है, कहाँ से आ रहा है। तो अगर आप वहां पे भी नहीं तो आप अपना इकोनॉमिक सर्वे जो है वो उठा के देख लें। आप जो बजट इन ब्रीफ है, यानी आप इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे चले जाएं, आपको ये सारी चीजें जो है वो तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और ओपन मिलती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी चीज है जो कि आप छुपा रहे थे बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों से। और लेकिन कल बिलावल साहब ने एक बात की डॉक्टर साहब कि इससे पहले हमारी हुकूमत में भी और नून लीग की हुकूमत में भी जब भी हम IMF के पास गए, IMF ने ये मुतालबा हमारे सामने रखा, हमने नहीं माना। मौजूदा हुकूमत ने घुटने टेक के ये मान लिया। ये बात उनको करने की जरूरत क्यों पेश आई? महज पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ये? देखिए कुछ चीजें जो होती हैं वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो कि टेक्निकल या फैक्ट्स होते हैं।
बिलावल साहब की बात जो है वो तो बिलावल साहब भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी चीज आई है, यानी अगर आप जो कि स्टेट बैंक में एक इस अमेंडेड बिल में जिसकी वजह से आपकी खुद मुख्तारी जो है वो कंप्रोमाइज हो जाए। देखिए स्टेट बैंक के जो गवर्नर होंगे उसका इंतखाब कौन करेगा, उसका इंतखाब यानी कि आपके मुताबिक ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें खुद मुख्तारी या कोई चीज है कॉम्प्रोमाइज हुई हो। डॉक्टर आबिद कयूम सलेरी हमारे साथ मौजूद थे, हमारी मैशियत कमेंट कर रहे थे ज़िमनी बजट की मंजूरी के हवाले से और जो चैलेंजेस थे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब आपकी मुलाकात करवाएंगे मुहिम जो और इंसानियत की खिदमत में पेश फरा महमूद से आज के सेगमेंट माइंड मैटर्स में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। पिछले एक सेगमेंट में हमने बात की थी फरा महमूद से। वो और उनकी मियां नासिर साहब वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ट्रैकर्स हैं और बहुत ही आला काम कर रहे हैं। और मैम फरा से जब भी बात होती है तो ये समझ नहीं आती कि उनसे जो रिफाई वो काम कर रही हैं, उनके बहुत बड़े बड़े मंसूबे हैं, उन मंसूबों पे बात की जाए या ट्रैकिंग पे बात की जाए। थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत शुक्रिया। मुझे बताइए कि अभी रिसेंटली आप क्या कर रही हैं गिलगित बल्तिस्तान में, कोई बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा? और जी, बल्तिस्तान में हमारे जो प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली हमने किया, एक मेडिकल कैंप किया जिसमें 4 मेडिकल कैंप्स थे और हमने 4 डिस्ट्रिक्ट्स में मेडिकल कैंप्स किए थे और 3000 के करीब पेशेंट्स देखे थे। ठीक है। ये अपार्ट फ्रॉम दैट इस दफ़ा आपको पता होगा स्पॉन्टिक एक पीक है, वो मैं इस दफ़ा गई थी स्पॉन्टिक पे। मेरा दिल धड़क गया अचानक स्पॉन्टिक का नाम सुन के। वो नाम सुन के वाकई हो जाता है। तो इसका जो आखिरी जीपेबल गांव है वो है अरंदू। ठीक है। और अरंदू में सर 150 से 200 के करीब घराने हैं। आप अरंदू पहुंची हैं? जी, मैं अरंदू पहुंच के आगे ट्रैक करके कैंप 2 तक गई थी, लेकिन कुछ अरंदू एक बहुत खूबसूरत जगह है। क्योंकि हम अस्कोले का नाम तो सुनते रहते हैं क्योंकि वहाँ से मेजर ट्रैक्स निकलते हैं, यहाँ से भी बहुत सारे ट्रैक्स निकलते हैं और बहुत ही खूबसूरत छोटा सा एक गांव है, बहुत करीब है क्योंकि उसके इस तरफ भी ग्लेशियर है और सामने चोगो लुगमा ग्लेशियर है। अच्छा। और इस साइड पे हिस्पर से आने वाला नाला है, तो बिल्कुल सैंडविच्ड है इन सबके दरमियान। और चोगो लुगमा के ग्लेशियर पे ही आपने वॉक करते करते बेस कैंप तक जाना होता है स्पॉन्टिक के। तो गांव अमेजिंग, लोग बहुत सादा और बहुत मोहब्बत करने वाले। मतलब ये वो लोग हैं जो आपके पहुंचने पे आप अपना कीमती बकरा भी ज़िबा कर देते हैं। मोहब्बत इस कदर है। जब मैं वापसी पे आई तो एक हमारे साथ एक पोटर सरदार था जो मेरे साथ मिन कर रहा था, मुझे कुछ कन्विंस कर रहा था कि मैं एक स्कूल चलाता हूँ, आप वहाँ चल के देखें। खैर मैं वहाँ पर पहुँची और कुछ खाने पीने के बाद जब स्कूल, बहुत बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की, पूरे ट्रैक से आपको पता है 14 दिन बाद जब बंदा आता है तो दिल करता है किसी तरह। ट्रैकर्स की तो किस्मत में ये अजाब लिखे होते हैं, उससे तो सहन ही सहन है। अच्छा। जीप सामने खड़ी हुई, मैंने कहा चलो इसको मैं विजिट कर लेती हूँ। मेरे वहाँ जाके ना मेरे मतलब समझ लें कि एक अजीब सी रिक्कत आ रही होगी, रोना आना शुरू हो गया मुझे। 92 लड़कियाँ एक छोटे से टेंट में दबी बैठी हुई थी और ऊपर से बारिश भी हो रही है। ऊपर से बारिश भी हो रही थी। तो मैंने उससे पूछा, कहता है जी हमारे पास एक ही उस्ताद है, 5वीं पास है, वो भी उसको भी थोड़ा सा हैंडीकैप था। अपनी तालीमी काबिलियत आपने क्या बताई? 5वीं क्लास का बच्चा लड़का था, बड़ा मैच्योर लड़का था, वो उनको लेके बैठा हुआ था क्योंकि वहाँ पर और कोई तालीम याफ्ता बंदा है ही नहीं। वहाँ पर एक सरकारी स्कूल भी था लेकिन क्योंकि वो एक को एजुकेशन है तो लड़कियों को वो भेजते नहीं है वहाँ पर, और वहाँ भी कम ही स्टूडेंट्स है। तो अल्लाह ताला ने बस मेरे जहन में डाल दिया कि ये मैंने ना बचपन से बहुत ख्वाब देखे हैं, लेकिन उन ख्वाबों को मैं पूरा करने की बहुत कोशिश करती हूँ और पूरी एफर्ट करती हूँ। सिर्फ ख्वाब देखने से फ़ायदा नहीं होता, उनके लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। तो अब लेटेस्ट जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है अरंदू का स्कूल। वहाँ पर एक स्टेट ऑफ आर्ट स्कूल बनाना है एंड दैट इज़ डूएबल। और इंशाल्लाह 2022 में हम उस पर काम शुरू करेंगे। और वहाँ पर अभी 92 लड़कियाँ, हम अभी सर्वे कर रहे हैं, 92 लड़कियाँ हैं जो हमारे पास एनरोल्ड हैं। इसके अलावा भी जब फैसिलिटी बनती है, जब अभी तक तो मैंने देखा कि आप बड़ी खामोशी से काम करते रहे, तब तो उसमें स्कूल बनवाया, इसके अलावा भी जितने भी आपने थल्ले वैली या मुख्तलिफ जगहों पे आप खामोशी से आपने बहुत बड़े बड़े काम किए, और स्पेशली वो जो ज़लज़ला आया था बहुत बड़ा, उसमें फिर सैलाब में। अब ये जो स्कूल है इसके हवाले से भी आप खामोशी से ही कर रहे हैं या कोई फंड रेजिंग कर रहे हैं? इसके लिए हम फंड रेजिंग कर रहे हैं, इसके लिए हम इसको प्रॉपरली इसका प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसको प्रॉपरली
देखिए पाकिस्तान में ना पैसा देने वाले बहुत लोग हैं और अभी तक हम बहुत खुशनसीब इस सूरत में रहे हैं कि क्योंकि हम खुद जाके ऑन साइट प्रोजेक्ट करते हैं, खुद हम इन्वॉल्व होते हैं। लोगों को ये पक्का यकीन है कि ये पैसा जितना भी है ये 100% हमारा सारा यूएल रिलीफ ट्रस्ट में जितना पैसा आएगा वो टोटल प्रोजेक्ट पे लगता है, उसकी जितने ओवरहेड्स हैं वो हम खुद बर्दाश्त करते हैं। इसकी एक ये पॉजिटिव पॉइंट है कि आपने अगर 1 रुपया दिया तो आपका 1 रुपया कॉस्ट पे लगेगा। ये नहीं कि उसमें से 79 पैसे जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लग रही है, ये ऐसा कुछ नहीं है। 100% इसमें जो पैसा है वो लगता है उसमें, क्योंकि हम इसको स्टेट ऑफ आर्ट्स, उस स्कूल में लाइब्रेरी भी होगी, उस स्कूल में लैब्स भी होंगी, उस स्कूल में हमारे पास खेलने का ग्राउंड भी होगा। तो हम क्यों ना उनको ऐसी इन्वायरमेंट दें जो हमारे ये बच्चे जब यहाँ आते हैं इतना अपने आप को इन्फीरियर फील करते हैं कि वो हमारे बच्चों में फिट ही नहीं हो सकते। उनको अभी यूनिवर्सिटी में भी जो बच्चे आते हैं उनको हमें 0 सेमेस्टर लगवाना पड़ता है उनको सिर्फ पॉलिश करने के लिए। तो हम उनको क्यों ना वहीं पे वो सारी जिंदगी पोर्ट्रेट ही करते रहेंगे, वरना अदरवाइज वो नीचे ही लगे रहेंगे। तो हमने उनको अब उनकी अब वही बात है अपलिफ्ट करने के लिए किसी भी कम्युनिटी को एजुकेशन इज द ओनली थिंग जिससे आप उनको बेहतर बना सकते हैं, उनको सेल्फ सस्टेन बना सकते हैं। वो जो 92 बच्चियां हैं उनकी तकदीर बदलने के लिए और उन 92 बच्चियों को तालीम देने के लिए कोई बंदा भी जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है आपके इस ज़बरदस्त किस्म के और इतने खूबसूरत प्रोजेक्ट में। सो बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। और मैं यकीनन अगली वेकेशन में अरंदो तो डेफिनेटली जाऊंगा। अरंदो अगले प्रोजेक्ट में आपको अपने अगले जो हमने सर्वे के लिए जाना है उसमें आप हमारे मेहमान होंगे। बिल्कुल आप और आपके मशवरे देखिए, जितने जहन होते हैं उतने मशवरे होते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। टू एक्सप्रेसो। अब बारी है, हम आपको एक प्रोमो दिखाने वाले हैं। वो प्रोमो टीजर टाइम आउट विद एहसन खान का है जो एक्सप्रेस टीवी, एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ऊपर आता है। और इस बार बहुत ही ज़बरदस्त डुओ है, अली अंसारी और मरियम अंसारी का। दोनों बहन भाई क्या फ़न गुफ्तगू कर रहे हैं और किस तरह की उनकी इंटरेक्शन है, बॉन्डिंग किस तरह की है, तो आपको दिखाते हैं टाइम आउट विद एहसन खान का प्रोमो। एक्टिंग में दोनों को कहाँ से रुझान हुआ कि हमें एक्टिंग करनी है? मरियम से। We'll start from her क्योंकि ये मेरी रोल मॉडल है एक्टिंग पे और मैं इसका रोल मॉडल हूँ when it comes to hosting and radio। ये अच्छा दोनों एक दूसरे की तारीफ करेंगे आज बैठ के। सर अभी तो शुरू हुआ है। We're siblings but we're also each other's biggest critic and also best friends। तो कभी मुझे मैं माशाल्लाह I am so grateful कि मेरे पास अली जैसा भाई है क्योंकि लोगों के पास नहीं होते इतने अच्छे siblings। और मेरे लिए हम एक मिसाल हैं। You know, so I really look up to him। वो इतना स्माइल कर रहा है, मैं तुम्हें घर जाके बताऊंगी। बड़ी तारीफ हो रही है। नहीं ऐसा होना चाहिए, like ऐसा honestly speaking, भाई बहन या भाई बहन siblings का एक कोई भी रिश्ते आपके बने ही इसलिए कि आप एक दूसरे की सपोर्ट बने यार, ये और बने ही ऐसे। सैडली ऐसा भी देखा है कि लोगों की फैमिलीज इतनी अच्छी हैं लेकिन उनके रिश्ते जो हैं वो बड़े कमजोर हैं, बॉन्डिंग्स बहुत कमजोर हैं। तो मैं कहता हूँ यार रहनी चाहिए, यू शुड बी देयर फॉर योर सिबलिंग्स। होना चाहिए। और मकसद क्या अल्लाह का सबको एक दूसरे के साथ अलग अलग बनाने का, यूं करके यूनिट्स में, फैमिली यूनिट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्वाबों की शहजादी ऐसी थी। कैसी थी? मेरे ख्वाबों की शहजादी ऐसी थी। कैसी थी बता दूं? कैसी होनी चाहिए? कैसी कोई? हाँ बस इतना ही बताऊं? फैंटेसी बताऊं? हाँ सबूर अली जैसी। हाय 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 क्या बात है, इसमें तो करंट नहीं भाई। ये बहुत चालाक कौम है दोनों। गुस्सा जब ज्यादा आता है तो मैं ये करता हूँ, ये ओफ, इसको जब गुस्सा आता है तो बस क्या मैं बोलूं, वैसे बात ना करो कोई, मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ, मेरा मीटर शॉर्ट हुआ है, बात नहीं करो। कहाँ गए मेरी चीज, क्यों नहीं है इधर? मैं बोलता हूँ आपको ख्याल रखा करें इस चीज का, ऐसे करते हो ना? हाँ बात तो सही है, ऐसा होता है। बस यही गुस्सा है। सड़ू तो यार ये महंगा वाला है ना। वाओ पूल पार्टी। अल्लाह तौबा नम्मी अंदर आती है। अली चढ़ मारूंगी चल। और कॉपी करो मेरा आइडिया। टीजर आपने देखा टाइम आउट विद एहसन खान का। अली अंसारी और मरियम अंसारी वैसे मजा, इट सीम्स लाइक बहुत मजा कर रहे हैं लोग। बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बारी है हमारे सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी की, जिसमें हम ना खालिद आज मुलाकात करवा रही हैं पीटीआई रहनुमा। कर भी रही हैं वैसे, करवा रही हैं। पीटीआई रहनुमा है, सेनेटर हैं ज़ीशान खानज़ादा। उनसे क्या बात की उन्होंने कॉफी पर, देखते हैं आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफी। अस्सलाम वालेकुम। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं हूँ आपकी होस्ट हमना खालिद, और आज मैं गई थी थोड़ा लाइटर मोड पे तो जाएंगे फॉर श्योर, लेकिन किस तरह से स्ट्रगल करके और किस तरह से इन्होंने एज सेनेटर अपने आप को मनवाया। ओप्स मैंने तो बता दिया, मेरे साथ फिर सेनेटर हैं। यस, मेरे साथ इस टाइम ज़ीशान खानज़ादा हैं। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मैं देख रही थी कि आपने बेसिकली जब स्ट्रगल बचपन से स्टार्ट की, देसी थिंग होती है कि पढ़ना है, सेट होना है, फिर शादी जो हमारे पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है, देन आपने एक अच्छी इनकम होनी चाहिए, फिर उसके बाद आपने स्टार्ट लेना है। तो आप एक बिजनेस रन कर ही रहे थे, ऐसे ही है, तो फिर किस तरह से आपने जंप किया पॉलिटिक्स की तरफ? असल में बिल्कुल ये आपने सही कहा है। तो बेसिकली क्या था कि मैंने बाहर से पढ़ा हूँ, कनाडा से मैंने बैचलर्स किया, फिर पाकिस्तान आया तो इधर मेरे वालिद साहब जो हैं तो वो ऑलरेडी सियासत में थे और हैं, और साथ में जो है तो हमारे फैमिली बिजनेसेस भी हैं, और मुझे हमेशा शौक़ था कि मैं सियासत में आऊँ, और बल्कि मैं जब कनाडा में पढ़ता था तो उस टाइम पे भी मैंने जो स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शंस हैं तो वो भी मैंने लड़े थे, वो मैं जीता था। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं एज अ सेनेटर अब तक आपने कितने बिल जो हैं वो पास करवा दिए? तो असल में बात ये होती है कि बिल्स तो काफ़ी हमारे होते हैं, लेकिन क्योंकि जब आप गवर्नमेंट बेंचेस पे होते हैं या गवर्नमेंट की साइड से होते हैं तो आपके एक होते हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल, मतलब आप खुद भी बिल्स लेकर आ सकते हैं, तो वो कम ही होते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑलरेडी आपके लिए काम कर रही होती है और प्लस आप गवर्नमेंट बिल्स को सपोर्ट करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़ाती तौर पे तो मैं कोशिश करता ही हूँ, लेकिन फ़िलहाल जो है तो मैं इसी पे फोकस कर रहा हूँ कि जो हमारे हुकूमती बिल्स हैं तो उनको हम कैसे इम्प्रूव करें अपने इनपुट के साथ। आप ऑब्वियसली मैदान से ऐसे ही, और जो इलेक्शंस हुए रिसेंटली बल्दियाती इंतखाबात हुए थे उसमें पीटीआई थोड़ा सा कुछ नंबर से रह गई, तो वो क्या स्ट्रगल थी और वो किस तरह से? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्की हालात आजकल जिस तरह से हैं तो आवाम जो हैं तो पीटीआई से उनका शायद उस तरह से जो एक्सपेक्टेशंस थी उस तरह की चीज़ें ना हो, इसमें मैं इससे इनकार नहीं करता। मुश्किलात हमें हैं, और इसके साथ साथ ये भी था कि मैं समझता हूँ कि हमारी जो लोकल सतह पे एक्टिविटी थी पार्टी की तरफ से तो वो भी कम थी, और वो हमने रियलाइज़ किया, क्योंकि जब ज़ाहिर बात है जब खान साहब खुद ही एज पार्टी चेयरमैन चीज़ों को देखते थे तो फिर डिफरेंट होता था। अब वो बहुत बिजी होते हैं, तो अब ये चीज़ रियलाइज़ किया, अब इंशाल्लाह इसमें वो खुद बेहतरी लेकर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ तो इन सारे मसाइल के बावजूद अगर आप देखें तो 50% तकरीबन सीट्स जो हैं तो वो पीटीआई नहीं ली हैं। अच्छा, जो हमारे मेन स्ट्रीम एरियाज़ हैं वो तो फॉर श्योर आप आराम से इजीली कवर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे बैकवर्ड एरिया हैं जहाँ पे रसाई वुमेंस के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो आप उसके लिए आपकी क्या एफर्ट्स हैं? अब अगर मिसाल के तौर पे मैं मर्दान में आपको बताऊं तो उधर हमारा एक बैकवर्ड एरिया है, रुस्तम के नाम से वो जाना जाता है। तो उधर ये था कि हमारे कल्चरली अगर आप देखें तो ख़वातीन जो हैं तो वो मेल डोमिनेटेड एरियाज़ में या जिधर ज़्यादा रश हो तो उधर वो आ नहीं सकते, उनके बड़ा मुश्किल होता है। तो अब उधर नादरा का ऑफिस जो था उधर उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो फिर मैंने नादरा से रुजू किया इस मामले में, और जो हमारे नादरा के चेयरमैन हैं वो बड़े अच्छे आदमी हैं, उन्होंने बड़ा जल्दी उस पर एक्शन लिया और उधर उन्होंने एक ऐलान किया नादरा ऑफिस जो कि सिर्फ डेडिकेटेड टू वुमेन ओनली होगा। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और एक और क्वेश्चन पूछूं, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी में मतलब आपका काफ़ी इनपुट है, ऐसे ही है, तो जितने भी डैम्स इस टाइम पीटीआई बना रहे हैं आप उसमें कौन सा किरदार आपका है बेसिकली? असल में हाइड्रो पावर के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे बड़े काफ़ी इलाके हैं जिसको वो स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कहते हैं, तो इस पे मैंने ज़ाती तौर पे बड़ा काम किया था पहले, लेकिन क्योंकि एक मसला होता है कि आपके कुछ ये जो प्रोविंस को राइट्स दी गई हैं तो वो मुकम्मल तौर पे नहीं होती,
तो अब ये है कि प्रोजेक्ट मिसाल के तौर पे आप लगाते हैं खैबर पख्तूनख्वा में बिजली जो है वो फेडरल हुकूमत को आपने भेजनी होती है वापडा पे, तो उसमें मुश्किलात हैं, लेकिन अभी भी हमारे ऊपर हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हम उसमें किस तरह से बेहतरी लेकर आएँ ताकि हमारे जो उधर के लोकल्स हैं जो रहते हैं, ये ज़्यादातर ये प्रोजेक्ट्स पहाड़ी इलाकों में होते हैं, ताकि उनको भी फ़ायदा हो और हमारे मुल्क को भी इसमें फ़ायदा है कि हमें सस्ती बिजली मिले। अच्छा, फॉर बीइंग यूथ या यंगस्टर, फॉर श्योर आप भी अभी यंग हैं, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, एक लाइन है पीटीआई की बड़ी फेमस, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, तो इस तब्दीली को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हाँ देखें, तब्दीली तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के कोने कोने में आ गई हैं, वो तो इलेक्शन के पहले भी और इलेक्शन के बाद भी अगर आप देखें, लेकिन अगर मैं ज़रूर ये एक बात करना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली ये हमारे एक वर्कर हैं पीटीआई, तो बड़े अरसे बाद उन्होंने मुश्किल से शादी की है और अभी उनकी एक बेटी हुई है, लेकिन वो इतना पीटीआई का एक अच्छा वर्कर है कि उसने अपनी बेटी का नाम जो है वो तब्दीली रखा है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, जो तब्दीली वाला जो लोग समझते हैं तब्दीली को असल में, तो वो अभी भी जो खान साहब कर रहे हैं उस चीज़ को समझना चाह रहे हैं और वो समझते हैं और उस पर वो अमल कर रहे हैं कि चलें आगे जो है तो हालात ठीक होंगे। दिस वन इज लास्ट वन, इसके बाद हम एक लाइटर मोड की तरफ फिर से जाएंगे, रैपिड फायर की तरफ, लेकिन एक ये क्वेश्चन पूछूँ, इतनी टफ रूटीन और साथ नॉलेज भी गेन करना, फादर की एक है आपका कि बैकग्राउंड है सॉलिड, उनकी भी रिस्पेक्ट मेंटेन रखना, और साथ फैमिली, ये दो चीज़ें इज़ वेरी कॉमन, तो इनको ट्रैक में आप किस तरह से मैनेज करते हैं? हाँ, फैमिली वाला जाहिर बात, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं ये शायद आपने मेरी वाइफ के साथ मशवरा किया था इस बात के लिए मैं आपसे पूछूं। तो लेकिन ये है कि हाँ, रूटीन टफ है और फैमिली टाइम जो है तो वो दिन ब दिन कम होता जाता है, और ये मेरे ख्याल से मैं इसको बड़ा कोशिश करता हूँ। बल्कि अभी आज सुबह ही बल्कि मेरी बात हो रही थी वाइफ से, तो वो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा जी माशाल्लाह से 9 साल का बेटा भी है, तो वो स्कूल जा रहा था और वो तो उनसे बात कर रहा था कि ये उसने स्कूल नहीं जाना और इस तरह के बहाने। तो मैंने फिर पूछा उनसे कि ये क्या कह रहा था ये आपको, तो उन्होंने बताया कि ये कह रहा था कि आज जो है तो उसकी कोई क्रिएटिव राइटिंग के कोई उसने ऐसे लिखना है उर्दू में, और वो इस हवाले से है कि आपने सर्दियों की छुट्टियों में आपने क्या किया और आप किधर गए, कहाँ गए। तो वो रो रहा है कि अम्मी हम लोग तो कहीं गए नहीं, तो मैं क्या बताऊं। तो देखें, ये मुश्किलात जो है ना, तो ये तो हमें दरपेश आते हैं फैमिली के हवाले से, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि अगर वीकेंड को भी मैं टाइम दे सकता हूँ तो मैं दूँ, वीकडेज को भी। चलें, अब मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा सा चलते हैं बाहर और वॉक करते हैं, मौसम अच्छा है इस्लामाबाद का फॉर श्योर, और थोड़ा सा रैपिड फायर में आपसे कुछ क्वेश्चंस करूँगी। जी ठीक है जी, आ जाएंगी। चलें, आप ये बताएं कि ऑपोजिशन में आपकी जो फेवरेट टीम है वो कौन सी है, PMLN या ANP? फेवरेट पार्टी? हाँ, पार्टी। अच्छा, नहीं तो ये तो दोनों आपने ऐसे कोई मुश्किल कोई और ऑप्शन देना, ये तो बिल्कुल मतलब ना। अब मैं आपको क्या MQM चलो ज्वाइन कर लेते हैं। नहीं, ये मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा बहुत आप ये सवाल चेंज कर लें। हाँ, इसमें आप PTI ऑन कर लो। हाँ। वो तो आप ऑलरेडी हैं। नहीं, वैसे बात ये है कि मैं तो ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं, अगर PTI में अगर मैं नहीं होता तो फिर शायद मैं सियासत छोड़। अच्छा। मुझे तो और किसी पार्टी में मैं सोच नहीं सकता। वो ये सेंटिमेंटल नहीं, सेंटिमेंटल तो देखे ना आप हैं, मैं हूँ। अगर आप सच वाला जवाब मुझसे मांगना चाह रही हैं तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि यही है। अच्छा। और अगर आप कह रही हैं कि नहीं मैं बस ऐसी कोई पार्टी का नाम ले दूँ, हाँ। तो फिर तो PDM सबसे अच्छी पार्टी है। चलिए, कोई तो आपने आंसर दे दिया ना। अच्छा, चलिए ये बताएं कि सेनेटर के अलावा इनमें से आप क्या होना पसंद करेंगे, वफाकी वज़ीर बाई खजाना या गवर्नर KPK? सेनेटर अगर आप नहीं हैं। मैं तो बिल्कुल भी मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे ऐसी किसी चीज़ के लिए भी तैयार नहीं हूँ। मैं बिल्कुल अभी जो हूँ ना तो सेनेट में मैं अपना काम करना चाहता हूँ। खाने में आपको क्या पसंद है? एक तरफ बिरयानी है और एक तरफ मछली है। हाँ, ये तो देखे ना, बिरयानी किसको नहीं पसंद, बिरयानी तो बड़ी एक अच्छी, लेकिन अगर बिरयानी के साथ मछली
हटा दें और चपली कबाब रख दें ना, खास करके जो हमारे मर्दान में बनते हैं। ओह अच्छा, अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर के अलावा कोई और प्राइम मिनिस्टर हो तो आप किसको वोट देंगे, शाह महमूद कुरैशी या परवेज खटक? ये क्यों आप मेरी नौकरी के पीछे पड़ी है? छोड़ो ना ये सवाल, इसको खत्म करें। नहीं, फ्यूचर की बात हो रही है ना, आगे आने वाले 10-20 साल। दोनों जो है ना हैवी वेट्स हैं बहुत ज़्यादा, और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट और कदर करता हूँ, शाह महमूद साहब की और परवेज खटक साहब की। मैं बड़ा उनसे सीखा है और सीखता हूँ, लेकिन ये है कि खान साहब के डोमेन में इसमें कोई नहीं आता। अच्छा, अभी तक कोई नहीं आता। चलें, इनमें से किस सियासतदान को आप खाने में बुलाएंगे, एहसन इकबाल या कमर उस्मान खान? कायरा साहब। हाँ जी हाँ। क्या रीजन? कायरा साहब बस ये है कि एक तो उनसे पहले से वाबस्तगी है। अच्छा, अब लास्ट वन है, अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं और आपकी जो फ्रंट सीट है वो खाली है, तो आप किसको बिठाना पसंद करेंगे, जरताज गुल या डॉक्टर शीर मजारी? अच्छा, ये शीरीन मजारी के साथ ज़रूर मैं चाहूँगा कि लॉन्ग ड्राइव और उनसे मैं सीखूँ, उनके साथ बैठूँ, जो उनका तजुर्बा है, और उनके साथ थोड़ी देर भी जब आप बैठते हैं ना तो बड़ा कुछ सीखने को मिलता है, और मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी होगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आज आपसे चिट चैट करके, गपशप करके। खुश रहेंगे, बड़ी मेहरबानी एक्सप्रेस टीवी। ओके जी, ये था आज का ओवर कप ऑफ कॉफी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात एक एक्सप्रेसो हीरो से करवाते हैं, जो कि हम करवाते रहते हैं, और पाकिस्तान ऐसे लोगों से कम नहीं है जो उसका नाम रोशन कर रहे हैं अपने तई। आए दिन एक ऐसी शख्सियत होती है हमारे साथ। आज हमने एक नौजवान अपने साथ उनको मदऊ किया है। वो साइंस एजुकेशन में दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं और काबिल तारीफ़ खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले कि हम उनसे आपकी मुलाकात करवाएं, 12 साल की उम्र में एक स्कूल से उन्होंने इस सर्विस का आगाज़ किया और आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर काम करते हैं। इनका काम क्या है और ये कैसे करते हैं, रहीम यार खान से इनका ताल्लुक़ है। 21 साल नौजवान है, मोहम्मद उमर असलम इनका नाम है, और हमारे लिए और भी ज़बरदस्त इनकी जज्बाती वाबस्तगी है कि इनके वालिद साहब भी एक्सप्रेस न्यूज़ से वाबस्ता हैं मकामी सतह के ऊपर। सो इस वक्त उमर हमारे साथ मौजूद हैं। उमर से हम उज़्बेकिस्तान से लाइव हमें ज्वाइन करें। उमर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं, सब ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक। उमर, सबसे पहले तो अपने इस वेंचर के हवाले से बताएं। ऑब्वियसली 12 साल की उम्र में आपने अपना जो ये प्रोजेक्ट्स हैं मुख्तलिफ तरह के और फ्री एजुकेशन के हवाले से आपने काम स्टार्ट किया। आगाज़ इतनी छोटी उम्र में तो बच्चों को नहीं आइडिया होता, आपको आइडिया कहाँ से आया, ख्याल कैसे आया? बेसिकली मेरा ताल्लुक जो ज़िला रहीम यार खान है उसकी एक तहसील है खानपुर, उसका एक छोटा सा वेरी स्मॉल टाउन है साजा, उससे है। और जब मैंने वहाँ पे अपनी आंख खोली और वक्त वहीं पे गुजारा तो मेरी दोस्ती जो है वहीं के बच्चों से होनी शुरू हुई। तो मैंने अपना वक्त जो है वो रूरल एरियाज के जो गरीब गुरबा लोग हैं उनके साथ जब गुजारना शुरू किया तो मुझे एक्चुअल कंडीशन का अंदाजा हुआ कि असल मसाइल अगर रूरल एरियाज में हैं क्या। और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो हर वालिद की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चे को कुछ बड़ा बनाने का, फ्यूचर में कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनाने का ख्वाब होता है। तो इसी तरह मेरे वालिद और वालिदा का भी सेम ख्वाब था। तो उन्होंने मुझे एक अच्छे स्कूल में खानपुर में जो है वो एडमिशन करवा दिया। जब मैं वहाँ मूव किया तो मैं वापस अपने गाँव आया करता था, तो मैं अपने दोस्तों से पूछता था कि आप क्या करते हैं। कोई कहता है मैं भट्टे पे नौकरी करता हूँ, कोई कहता है मैं किसी मोटरसाइकिल शॉप पे काम करता हूँ। तो मेरे लिए ये बड़े परेशानी का बाइस था क्योंकि मेरे दोस्त थे और मैं अपने दोस्तों से बड़ा वफादार था। तो मैं चाहता था कि मेरे दोस्त भी मेरी तरह को पढ़ लिख के कुछ कर सकें। तो मैंने, क्योंकि मैं माँ बाप का एक बेटा था और अपने वालिद का बड़ा लाडला था, तो मैंने मुझे खुद नहीं पता कि मेरे ज़हन में ख्याल कैसे आया, क्योंकि मैं अपने गाँव में एक टीचर के पास ट्यूशन पढ़ने जाता था। तो मैंने अपने वालिद से कहा कि मेरी एक ख्वाहिश है, अगर आप मुझे मेरी बर्थडे के ऊपर अपना जो करीबी घर है वो खाली पड़ा है अगर वो मुझे दे दें तो मैं वहां पे चाहता हूँ कि जो मैं टीचर के घर पढ़ने जाता हूँ मुझे वहां आके पढ़ाए, क्योंकि सेम टाइम में बाकी लोग भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने अपने वालिद को, बड़ी जबरदस्त बात है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ हमारे देखने वालों की उम्र, आप एक्सप्लेन करें कि आप बेसिकली सब्जेक्ट्स तो हमें आपके मालूम है, आपने इस्लामोफोबिया पे भी बड़ा काम किया है और सोशल जो कम्युनिटी बिल्डिंग है इस पर भी बड़ा आपने काम किया है, एजुकेशन पे भी काम किया है। कैसे करते हैं, मैकेनिज्म क्या है, क्या करते हैं आप बाहर रह के जिससे दुनिया आपको एक्नॉलेज कर रही है? ऑब्वियसली आज नेशनल टीवी पे आप हमारे साथ बैठे हैं।
बिल्कुल सर हमने 2012 में अपने दोस्तों के साथ मिलके बेसिकली कामरान जफर और मोहम्मद अहमद हमारी जो एक फाउंडेशन है मैप्स, वो हमने 2012 में रहीम यार खान से स्टार्ट की थी। और रहीम यार खान में उस फाउंडेशन में हमने सबसे पहले जो एक पहला कदम फर्स्ट स्टेप स्टार्ट किया, जिसके थ्रू हमने बच्चों को जो है वो बेसिक फैसिलिटीज देना शुरू की ताकि वो एजुकेशन की तरफ मूव करें। इसके साथ साथ फिर हमने जो है वो इसके बाद करियर काउंसलिंग सेशंस का आगाज किया। मुख्तलिफ करियर काउंसलिंग सेशंस के थ्रू हमने 10,000 से ज्यादा बच्चों को फैसिलिटेट किया। ये इसके बाद फिर हमने जैसे ही आगे मूव करना शुरू किया तो हम मुख्तलिफ दुनिया में मुझे रिप्रेजेंटेशन का मौका मिला, मुख्तलिफ जगह पे, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे। जब दुनिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे जाके मैंने पाकिस्तान का परचम लहराया तो मैं देखता था कि हमारे पाकिस्तानी दुनिया के मुख्तलिफ उस पे जाते हैं, इवेंट्स में जाते हैं और आके लिखते हैं प्राउड फॉर पाकिस्तान, और एक गोरा जो है हमें पाकिस्तान को अवार्ड दे रहा होता है। तो मेरे लिए ये बात शायद काबिल बर्दाश्त नहीं थी। मैं चाहता था कि हम पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है, हमारी कौम को अगर एक मौका मिल जाए तो हमारे नौजवानों कुछ भी कर सकते हैं। तो यही ख्वाब था और मुझे आज भी याद है कि मैं एक इवेंट की रिप्रेजेंटेशन के बाद जब पाकिस्तान वापस आ रहा था तो हमारी ख्वाहिश थी और दुआ थी अल्लाह से कि अल्लाह हमें एक ऐसा मौका प्रोवाइड कर दे कि हम दुनिया को बता सकें कि हम पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है। तो 2018 में हमारे कुछ दोस्तों ने मिलकर हमने एक फाउंडेशन का आगाज किया, ग्लोबल पीस चेन, जिसका आगाज रहीम यार खान से है। पाकिस्तानी सारे नौजवान मिलकर इस फाउंडेशन को लीड कर रहे हैं। कामरान जफर हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, को फाउंडर मोहम्मद अहमद है और हम भी एज ए एग्जीक्यूटिव मेंबर उसके साथ हमने इसका जो नेटवर्क है वो दुनिया के 140 ममालिक में जो है वो बढ़ाया। और हम मुख्तलिफ पीस इवेंट करते हैं। हमने 5 बड़े पीस इवेंट किए हैं, अमन की कॉन्फ्रेंसेस की हैं दुनिया में, टर्की में की है, मलेशिया में की है, यूक्रेन में की है, ईरान में की है, मालदीव में की है। मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर हम जाते हैं, हम दुनिया के नौजवानों को वहाँ पे मदद करते हैं। आपने अभी हमारा मेंशन किया कि आप मुख्तलिफ कंट्रीज के कर रहे हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग आप जैसे नौजवान हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह का एक पीस का मैसेज देते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ होती है अपने मुल्क में लोगों को लेकर आना और एक पॉजिटिव मैसेज देना। और मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब इन तमाम ममालिक की जिनकी आप बात करें वो हमारे मुल्क में आए और यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर देखें बनिस्बत इससे आप लोग देखें। तो इस तरह का कोई प्लान है आपके ऑर्गेनाइजेशन का कि वो मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को पाकिस्तान लेकर आए, जिस पीस कॉन्फ्रेंस की आप बात करें वो पाकिस्तान में कंडक्ट करवाई जाए? आपने मेरा बड़ा पसंदीदा सवाल और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब जो आज मुझसे पूछा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा एक ख्वाब है कि मैं पाकिस्तान में दुनिया भर से फॉरेनर्स को देखना चाहता हूँ। पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वो दुनिया के किसी भी इलाके से खूबसूरत नहीं है। मैंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक देखे हैं लेकिन पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है। हमारा ख्वाब है कि हम 1000 जो फॉरेनर्स हैं उनको पाकिस्तान लेके आएँ और सबसे बड़ी पाकिस्तान के अंदर जो है वो अमन की कॉन्फ्रेंस करवाएं ताकि हम दुनिया को एक पॉजिटिव मैसेज और अपने जो जज्बात है वो जाहिर कर सकें कि हम एक पुरअमन कौम है, हम मोहब्बत करने वाले हैं, हम मोहब्बत का पैगाम देने वाले हैं। हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की वजह से सबसे ज्यादा हमारे मुल्क ने कुर्बानियां दी हैं, हमारे नौजवानों ने कुर्बानियां दी हैं, हमारे बच्चों ने जो है इसके हवाले से कुर्बानियां दी हैं। हम जो है वो पीस के लिए फाइट कर रहे हैं। तो हमारा ये बिल्कुल हमारा एम है कि हम पाकिस्तान के अंदर उमर आपके साथ कि अल्लाह करे आप इसमें कामयाब हो। आपने इस्लामोफोबिया पे भी काम किया है। इस वक्त दुनिया इसके अंदर मुब्तला है और इस वक्त 2 नैरेटिव्स बिल्ट हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं, यकीनी तौर पर उसमें आपका भी नाम है और वर्ल्ड लीडर्स भी हैं, उसमें इमरान खान साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इस्लामोफोबिया के हवाले से दुनिया को आगाह किया जाए और इससे लोगों को इससे निकाला जाए। इस्लाम का जो हकीकी इमेज है, जो असल तशख़्ख़ुस है इस्लाम का, वो दुनिया के सामने रखा जाए। आपने चूँकि वर्ल्ड लीडर्स के सामने भी या वर्ल्ड ऑडियंस के सामने आपने ऐसे सेमिनार्स किए हैं, लोगों का क्या रुझान है, क्या रिस्पॉन्स है और आप किन खतूत पे काम कर रहे हैं ताकि हम इस तासुर को ज़ाइल करें और इस्लाम को बतौर दुनिया का बेहतरीन मजहब दुनिया के सामने रख पाएं? इस हवाले से थोड़ा सा हमें बताइए। सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हमने इसके ऊपर बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस्लामोफोबिया के ऊपर जितना काम कर सकें। हम पूरी दुनिया में जाते हैं और पूरी दुनिया में जो इस्लाम का पॉजिटिव इमेज है हम उसको पोर्ट्रेट करते हैं। हम एक्चुअल इस्लाम को एक्सप्लेन करते हैं कि इस्लाम बेसिकली जो है वो हमारे लिए एक हदायत का जरिया है। हम इस्लाम कभी भी, क्योंकि हमारा जो इमेज है बेसिकली वो दहशतगर्दी और तालिबान की वजह से इस्लाम का इमेज खराब हुआ है और लोग जब, क्योंकि मैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ और इस्लाम का पैगाम देता हूँ, वो समझते हैं कि शायद अगर कोई मुसलमान है तो वो बड़ा नफरत करने वाला होता है, वो दूसरों को पसंद नहीं करता, वो उनके ऊपर वो करता है। तो हम कहते हैं कि किसी भी रंग नस्ल जात का जो है वो इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम बड़ा पुरअमन दीन है। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अमन का पैगाम उन्होंने दिया और सबसे बड़े जो अमन का मैसेज देने वाले थे वो हमारे नबी थे। और अगर आप इस बात को सुन के बड़ा खुश होंगे कि जब हम दुनिया के ऐसे ममालिक में जाते हैं जहाँ पे मोस्टली गैर मुस्लिम्स होते हैं
हम जब वहाँ पे इस्लाम का पैगाम जो है वो उनके सामने ओपन करते हैं, वहाँ पे जाके इस्लाम के बारे में बताते हैं, तो ट्रस्ट मी वो हमें कहते हैं कि हम आगे इस्लाम की बुक्स को जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। होपफुली हम कुरान को भी वहाँ पढ़ेंगे ताकि हम जो है बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि हमारे जो वॉइस उस्ताद हैं उन्होंने हमें इसके बारे में गलत गाइड किया। उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो आपकी सोच है, और अल्हम्दुलिल्लाह बाय योर कॉन्सेप्ट्स आप बहुत क्लियर है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग, यू जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड, और आप इतनी यंग एज के अंदर अगर आप इतनी एफर्ट कर रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं, बल्कि मुझे यकीन है कि इस डिटर्मिनेशन के साथ आप एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर पाएंगे जिससे आप दुनिया भर की तवज्जो इस जानिब लेके आएं और अपने कॉन्सेप्ट्स पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, विश यू ऑल द बेस्ट। जी प्लीज सर, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आई एम द वन ऑफ द पाकिस्तानी जो दुनिया के 35 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उज़्बेकिस्तान के अंदर, जो टूरिज्म और यहाँ पे इसके हवाले पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा एग्री टूरिज्म में पाकिस्तान में बहुत ज्यादा काम था। तो अल्लाह का शुक्र है इस दफा सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर पहली दफा एक पाकिस्तानी सिलेक्ट होकर आया है, और ये प्राउड मोमेंट है हमारे पाकिस्तान के लिए कि इस दफा पहली दफा पाकिस्तानी फ्लैग जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप इसी तरह सेल करें और जिस मिशन पर रहे हैं कि पाकिस्तान का एक सॉफ्टवेयर इमेज जो है दुनिया भर में जाए, उस मिशन पे अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। उमर हमारे साथ मौजूद थे, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में बात करेंगे माशरती ज़िंदगी में क़वानीन इस्लाम की अहमियत और अफादियत पर। दुनिया भर के ममालिक के निज़ाम को चलाने के लिए मुख्तलिफ नज़रियात के तहत क़वानीन बनाए जाते हैं और इनके नफाज के लिए हर मुमकिन इक़दाम भी किए जाते हैं, लेकिन इसका कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकलता। किसी की जान, माल और इज्जत आबरू पहले से ना महफूज थी और ना है, और आए रोज़ हम देखते हैं कि इन कवानीन में कोई ना कोई तब्दीली सामने आती रहती है। इस्लामी कवानीन के हवाले से वो इंसानी फितरत के मुताबिक भी हैं और इन पर अमल करके ही सारे मसाइल हल किए जा सकते हैं, और इंसान कानून ज़ाब्ते का भी पाबंद है। माशरती ज़िंदगी में कवानीन जो इस्लाम है उनकी अहमियत और अफादियत पर आज हम बात करेंगे, और इसी हवाले से कि माशरे में जो इस्लामी कवानीन है उनकी क्या अहमियत है, क्या अफादियत है, उसी पे आज हमारे गेस्ट। बिल्कुल, प्रोफेसर जनाब नासिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप अक्सर इनको हमारे शोज़ में देखते हैं, इनसे हम इनकी तालीम से, इनके तजर्बे से फ़ायदा उठाते हैं, और यही सवाल। वैसे सुबह खैर, आपको बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये बड़ा अहम मौजू है, और एट द सेम टाइम अगर मौजूदा हालात में हम देखें तो इसकी बड़ी ज़रूरत भी है। सबसे पहले तो आप इसका अहाता कीजिए, इस्लामी कवानीन और क्या मौजूदा कवानीन जिनके तहत हम चल रहे हैं हमारे माशरे में, ये मुख्तलिफ हैं? अगर हैं तो फिर इस्लामी कवानीन कैसे माशरे में तब्दीली का बाइस बन सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम क्वेश्चन, और इस तरफ हर किसी की तवज्जो होनी चाहिए। बाज़ लोग इसमें अफराद व तफरीद के शिकार हैं। हर वो कानून जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के ख़िलाफ़ ना हो वो इस्लामी ही है। ओके, ये बात याद रखने वाली है। गैर इस्लामी कानून वो होगा जो अल्लाह और उसके रसूल के किसी हुक्म की मुखालफत में होगा। अगर मुखालफत नहीं कर रहा तो वो कानून जायज़ है। इस्लाम ने क्या किया? इस्लाम का जो बुनियादी कायदा जिससे इंसानों को कानून साजी में आसानी रही है वो ये कि इस्लाम ने सारी हराम चीज़ें, द थिंग्स विच आर फॉरबिडन, उनको एक लिस्ट दे दी हमें, ठीक है, कि ये मना है। वउहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो हलाल हैं। यानी आप सोचें ज़रा, कोई भी इंसान गौर करे, अगर अल्लाह हलाल चीज़ों की लिस्ट दे देता और कहता बाकी सारी हराम है, ज़िंदगी मुश्किल में पड़ जाती है। अल्लाह ताला ने बहुत आसान काम ये किया, हराम चीज़ों के नाम ले लिए कि ये हराम है, उनकी एक लिस्ट दे दी कुरान पाक में। जैसे हुर्रिमत अलैकुमुल मैता वद्दम वलहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला बिहि लिगैरिल्लाह फमन। अब वो चीज़ें जो हराम है उनके नाम मुख्तलिफ शिकारों के, मुख्तलिफ चीज़ों के लेके बाकी हलाल है। यही सूरत हाल सारी इस्लामी कानून साजी में चलती है कि इस्लाम ने कुछ बुनियादी कवानीन उसूल दे दिए, उन उसूलों को देखते हुए कानून साजी हर दौर का इंसान अपने अपने इलाके, मुआशरे, मुल्क की ज़रूरत के तहत कर सकता है, लेकिन उन कवानीन के अंदर रहते हुए, उनसे बाहर निकल कर नहीं। तो जो आज भी कानून बनाया जाता है जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ख़िलाफ़ नहीं होगा वो इस्लामी कानून ही है। और जो इस्लाम के अता करदा कवानीन है वो अटल है, वो क़यामत तक वही रहेंगे, आप उनको बदल नहीं सकते, उनको बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि वो डिवाइन है ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले जो अंबिया आए, किताबें आईं, लेकिन उनके जो लेटेस्ट वर्जन कुरान मजीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। अब क़यामत तक जो कवानीन आका अलैहिस्सलाम ने अता कर दिए वो तो वही रहेंगे। तब्दीली, अच्छा, इसमें एक होता है कवानीन का होना और एक होता है उन पे अमल होना। मुझे लगता है कि कवानीन तो बहुत हैं। पाकिस्तान में भी हम अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को भी कहते हैं, इस्लामी आइन कहा जाता है, 1973 का जो आइन है उसकी बुनियाद स्टार्ट ही इस्लाम से होता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो वो नहीं है या बहुत कम है, बहुत महदूद है।
तो इस्लामी नुक्ता निगाह से इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जोर कितना दिया गया है, और क्या इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मैकेनिज्म बताया या महज अपनी शख्सियत को बतौर उन्होंने रखा और उस वक्त अज़हाब ने उन्हें फॉलो कर लिया और वो एक कल्चर डेवलप हो गया? क्या सिर्फ यही था या एक मैकेनिज्म भी आपने बताया? बहुत अहम बात की तरफ आपने इशारा किया। पहली बात ये याद रखें कि अल्लाह ताला ने जो अहकाम दिए हैं उनको अगर हम गौर करें तो मुल्की कवानीन, जो कोई भी मुल्क अपने अवाम को सहूलत देने के लिए, उनकी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए जो जो कवानीन कुरान और सुन्नत के तहत मुरतब करता है कोई भी मुल्क है, उन कवानीन की पाबंदी भी इस्लाम का तकाजा है। इस्लाम डिमांड करता है कि वो कवानीन जो आपके इलाके में, आपके मुल्क में, आपकी रियासत ने जो आपको दिए हैं बग़ैर कुरान और सुन्नत में मौजूद नहीं है। जैसे ये इशारे हैं, आप ट्रैफिक लाइट्स को देख लें, रास्ते में आते हुए रेड है, ग्रीन है, येलो है। अच्छा, ये कुरान पाक में तो इनका जिक्र नहीं है, लेकिन कवानीन पर ये इंसान साफ देखता है कि हमारी आसानी के लिए, ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए रियासत ने मुकर्रर किए, तो ये ऐसे ही है जैसे अल्लाह और उसके रसूल ने मुकर्रर कर दिए। कुरान पाक कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्र मिनकुम, और तुम में से जो अम्र वाले उलिल अम्र हैं, हुक्मरान हैं, उनकी इताअत करो। फ़र्क क्या है यहाँ पर? एक बात याद रखनी है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के साथ अतीऊ का सीगा आया। अतीऊ, अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर रसूल, और रसूल की इताअत करो। उलिल अम्र के लिए अलग से अतीऊ नहीं आया, सिर्फ इशारा ये कर दिया अल्लाह और उसके रसूल की इताअत तो वो है जो जिससे किसी भी सूरत फरार मुमकिन नहीं है, हर सूरत उन पर अमल करना है। लेकिन उलिल अम्र के लिए वाव लगाकर उसी अतीऊ को यहाँ पर कायम कर दिया। माना यह है कि उलिल अम्र के अहकाम तब तक वैलिड है जब तक वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में है और वो ज़रूरी है उन पर अमल करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आका अलैहिस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा आ गए, मदीना मुनव्वरा में हुज़ूर अलैहिस्सलाम मदीना की रियासत के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बन गए। पहले नहीं थे, जब मदीना में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बने, आका अलैहिस्सलाम ने कानून बनाया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने साथ जो उस वक्त की जो अक़लियतें थीं जो रह रहे थे ऑलरेडी मदीना में, उनको भी कानून के तहत अपने साथ एग्रीमेंट करके रियासत मदीना का बाकायदा शहरी बनाया उन्हें। उनके साथ मीसाक़ मदीना की सूरत में एक ट्रीटी साइन किया। बाकायदा कवानीन जो खारजा पॉलिसी पर, वो दाखिला पॉलिसी पर, मुल्क में अमन व अमान के लिहाज से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने लोगों की जिम्मेदारियां लगाई। बाकायदा रिस्पॉन्सिबल पर्सनस मौजूद थे जिन्होंने उनको पर अमल करवाना था। और जो आगे खिलाफत राशिदा आ गई, चूँकि हम शुरायत के कायल है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरायत के जरिए जो आगे हुकूमत अता की, ये हमारी बदनसीबी कि हम उस शुरायत को कायम नहीं रख सके। लेकिन खिलाफत राशिदा की सूरत में जो शुरायत थी वो दरअसल कुरान और सुन्नत की ही एक एक्सटेंशन थी जो उन पर अमल करके दिखा रही थी कि कुरान और सुन्नत पर अमल कैसे होगा। हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के ज़मानों में ये जो कानून चला और बाकायदा पुलिस बनाई गई, बाकायदा फ़ौज बनाई गई, बाकायदा इदारे मुरतब किए गए, ये सारे महकमे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कानून पर फ़कत अमल करके यूं साहबा को दिखा नहीं दिया कि वो आपकी शख्सियत के शहर में आपके पीछे फॉलो करने लगे। बाकायदा एक सिस्टम बना दिया ताकि क़यामत तक जब तक कानून नहीं होगा लोग उस पर अमल नहीं कर सकेंगे। सिर्फ कानून जब तक उसको इम्प्लीमेंट करने वाली पार्स नहीं होगी, अकेला कानून कुछ नहीं कर सकता। अच्छा प्रोफेसर साहब, हमारे माशरे में ऑब्वियसली बहुत सारे माशरती मसाइल हैं जिनको एड्रेस किया जाना और जिनको हम इन कवानीन के जरिए एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही बात इम्प्लीमेंटेशन की आती है और सेकेंडली अवेयरनेस की भी आती है। हमारे यहाँ ओवरऑल एक कल्चर नहीं है अवेयरनेस को लेकर, और जब हम मसाइल की बात करते हैं कवानीन की, बहुत सारे लोगों को अपने राइट्स का नहीं पता होता और वही कवानीन से लिंक भी होते हैं। तो इस्लामी नुक्ता निगाह से यहाँ पे जो माशरती मसाइल हैं उनकी अवेयरनेस होना, कवानीन को लेकर एक आगाही होना। बात थोड़ी आपकी बात काट रहा हूँ, लोगों को राइट्स का ज्यादा पता है, अपनी ड्यूटीज का नहीं पता। राइट्स का तो कुछ ज्यादा ही पता चल गया। अच्छा, एक बात जो साथ जोड़ना चाह रहा हूँ, आज देखिए ना, एक इस्लामी कानून और इस दुनिया में जो इंसान कानून बनाते हैं इनका थोड़ा सा फर्क आपने इंट्रो में दे दिया कि अल्लाह ने जो डिवाइन कानून उतारा वो तो ऐसे है जैसे कोई भी एक मशीन हमारे पास आती है तो उसके साथ एक बुकलेट आता है,
वो बुकलेट उस मशीन को डेवलप करने वाले, उस गैजेट को डेवलप करने वालों ने बनाई है। दे नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट मशीन। तो जब उस गैजेट को चलाना कैसे है, ऑपरेट कैसे करना है, वो बुकलेट हमें उसके बारे में पूरी रहनुमाई देता है। जो उसके मुताबिक उसको चलाएगा देर तक उसे फायदा उठाएगा। और लेकिन जो बंदा खुद अपने एक्सपेरिमेंट्स के साथ उसको सीख के करता है, उसको डेली उसके बारे में चीजें बदलनी पड़ेंगी। इसलिए इंसानों को कवानीन बदलने पड़ते हैं अपने। अगर अल्लाह रसूल के कानून के तहत होकर, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ इसकी। जैसे इस्लाम ने ख़वातीन को हुकूक दिए, ऐसे वालिदैन, वालदा का हक है, बहन का हक है, बीवी का हक है। अच्छा, अब बीवी के हुकूक जब वेस्ट सारा इस तरफ गया कि खातून का हुकूक ज़्यादा करें, मैं एक प्रैक्टिकल जो इसकी एग्जांपल देता हूँ। बीवी के हुकूक ज़्यादा करते 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 यहाँ तक ले गए कि अगर खामद उसको डाइवोर्स करता है किसी भी हाल में, तो उसको आधी अपनी जायदाद उसे देनी पड़ती है। लोगों ने शादी करने से फरार इख्तियार कर लिया क्योंकि ये गैर फितरी कानून था। फिर वो बॉयज़ एंड गर्ल्स फ्रेंड की सूरत में रहने लगे। जब उनके कवानीन ज़्यादा हुए, लोग अब उससे भी जान छुड़ाने लगे हैं। जो अल्लाह ने फितरी कवानीन दिए हैं, फितरत के ऐन मुताबिक हैं, उन कवानीन को जहाँ पे भी आप ब्रीच करेंगे सोसाइटी कोई भी नुकसान होगा, उसमें नुकसान होगा। आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात वो है, अल्लाह ने आपके लिए कवानीन फितरत भी बाज़ वक़्त चेंज कर दिए। मसलन ये जो सूरज है, सूरज का पलट आना सैयदना मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम के लिए आका अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। ये कानून फितरत था, अल्लाह ने वो भी ब्रेक कर दिया। जो फितरत के कवानीन ब्रेक नहीं होते, तो बाकी दुनिया के कवानीन तो नबी अलैहिस्सलाम के लिए कुछ भी ना होते अगर आप चाहते। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने कानून को फॉलो किया। हर उस कानून को जो अल्लाह ने आपके सहाबा और ईमान वालों के लिए भेजा, खुद रसूलुल्लाह ने भी उसको फॉलो किया और उतना एंजॉय किया जितना अल्लाह ने उनको लिमिट्स अता की। इसको हम रियासती तनाजुर में तो बात कर रहे हैं, लेकिन एक आपकी इनफरादी हैसियत भी है अल्लाह के कवानीन को लेकर जो मुझ पे अल्लाह ने लागू किए हैं बहैसियत इंसान एंड बाद में बहैसियत मुसलमान। उनको फॉलो करना बहैसियत एक इनफरादी सतह पर कितना ज़रूरी है, और क्या बहैसियत कौम या बहैसियत मुआशरा इस्लामी कवानीन या अल्लाह की जानिब से जो या फितरी कवानीन है उन पे इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू एक इनफरादी सतह पे जब आप इस पर अमल करते हैं? ये फ़र्क एक तो कैसे करें, और फिर एक इनफरादी तौर पर कितनी जिम्मेदारी आती है अल्लाह के कवानीन के साथ चलने की? बात यह है कि जब कवानीन इस्लाम अल्लाह ताला ने जब इंसान को ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका दिया, तो हर जगह उसकी जो रहनुमाई की गई उससे बाज़पुरस की एक रास्ता रखा। कई मामलात में दुनिया में बाज़पुरस है और कई मामलात ऐसे हैं जहां अगर दुनिया में बाज़पुरस नहीं है तो उसकी आखिरत में बाज़पुरस है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका यानी मैकेनिज़्म वो अता कर दिया कि उसके बारे में बहरहाल पूछा जाएगा। मसलन एक शख्स है वैसे ही झूठे लतीफ़े सुनाते जा रहा है, अब इस पर तो कोई झूठ बोल के हंसा रहा है लोगों को, मिसाल है वो झूठ है, उसकी आखिरत में तो जवाब देगा, लेकिन दुनिया में उस पर गिरफ्त नहीं रखी। उसको अखलाकी तौर पर पाबंद कर दिया कि आपने जो भी काम करना है वो सच्चाई पर मबनी हो, झूठ ना बोला जाए। आपने ज़िंदगी में जो जो आमाल, मसलन एक शख्स है उसने नमाज नहीं पढ़ी और वो बिल्कुल अकेले में है, उसकी कोई गवाही नहीं है। उस ऐसे शख्स को या कोई ऐसा उसने गुनाह किया जो छुप के किया, दूसरे लोगों को उसको कानून के कटहरे में लाने के लिए पाबंद कर दिया, इतनी उस पर गवाहियां लागू कर दी। आप देखें इस्लामी कानून की कितनी बड़ी खूबी है कि वो अगर गुनाहगार बचता है तो बच जाए, लेकिन बेगुनाह शख्स फंस ना जाए। बिल्कुल ठीक। उसको इतना पाबंद किया कि उसको कानून के कटहरे में लाने के लिए खुद बहुत बड़ी जिम्मेदारी उस पर आ जाती है। ऐसे नहीं किसी पर झूठा इल्जाम लगा के उसको कानून के मतलब इसका जो आगाज है वो इनफरादी जिम्मेदारी से होता है, एहसास जिम्मेदारी, और फिर इसका इतलाक इज्तिमाई जिंदगी में भी होता है। बहुत वसी मौजू है, चंद मिनट में समझाया नहीं जाएगा, लेकिन असल बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया अगर इसको अमल नहीं करेंगे, ला तुब्तिलू अमालकुम, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के साथ अगर इंसान जिंदगी गुजारे तो सारे अमाल उसको फायदा देंगे, अदरवाइज अमाल बातिल हो जाएंगे। कानून की पाबंदी लाज़िम। प्रोफेसर साहब थैंक यू वेरी मच, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर नासिर महमूद साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। मुआशरती ज़िंदगी में जो फितरी कवानीन है या इस्लामी कवानीन है, इनकी अहमियत क्या है और इनका इतलाक़ किस हद तक ज़रूरी है, उन पर अमल किस हद तक ज़रूरी है, इस पर हम बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। अब बात करते हैं कुछ कौमी तराने के खालिक और शोरा आफाक शायर जनाब हफीज़ जालंधरी मरहूम की, जिनका यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। हफीज़ जालंधरी साहब 14 जनवरी 1900 को हिंदुस्तान के शहर जालंधर में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद हिजरत करके लाहौर मुंतकिल हो गए। आपका क़लमी नाम अबुल असर था। आपका फ़नी कारनामा इस्लाम की मज़मूम तारीख़, जिसका नाम शाहनामा इस्लाम है, वो तहरीर करना है, लेकिन आपकी वजह शोहरत यकीनी तौर पर पाकिस्तान का कौमी तराना है।
हफीज़ जालंधरी ने कई मशहूर गज़लों और नज़मों के साथ साथ कई कुतुब भी लिखी। इट्स क्लासिक नंबर और इसकी वजह से उनको याद रखा जाता है विद दैट कौमी तराने की वजह से भी। खैर, प्रोग्राम हमारा इख्तिताम पजीर हुआ और अब अमला हसन आपको कुछ ज़रूरी हिदायत देना चाहती हैं। जी, मास्क पहने, वैक्सीनेशन कराएं, आपके कहने पे किसी ने पहना, दूर रहे एक दूसरे से, कोई ज़रूरत नहीं पास आने की। शादियों में मत जाए, शादियों में मत जाए, शादियों में मत जाए और बिला वजह दूसरे की बात में टांग मत अड़ाएं। और एक और इम्पोर्टेंट बात कर लूँ, मुझे वाकई याद आ गई है, वीकेंड के ऊपर अगर मरी नहीं भी जा रहे, किसी भी अगर आप बर्फानी इलाके में जा रहे हैं, स्नोफॉल में जा रहे हैं, तो एहतियात क्या करनी है, गाड़ी के अंदर हीटर ऑन करते हुए गाड़ी का शीशा थोड़ा सा खोल के रखना है, जहाँ नहीं चलाना या शीशा थोड़ा खोल के रखना है और एहतियात जरूर करनी है। जरूरी अशिया साथ लेकर जानी है किसी इमरजेंसी की सूरत में। गवर्नमेंट वैसे ही कह रही है 3:30 रहना। अल्लाह हाफ़िज़।